अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग मेरान के 2023 के मैथ्स के तमाम पेपर्स को सॉल्व करेंगे। रिमेंबर दिस थिंग, मेरान यूनिवर्सिटी के बारे में काफी सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि सर मेरान के पेपर्स को आप कब सॉल्व करवाएंगे, मेरान के 2023 के अंदर कौन से पेपर आए थे या जितने भी पास्ट पेपर्स थे उनके ऊपर आप वीडियो कब डिजाइन करेंगे। तो भाई आज की वीडियो आपके नाम है। आज की वीडियो में 2023 के अंदर मेरान के जितने एमएस के क्वेश्चंस आए थे सबको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। एक चीज अपने जहन में रखिएगा कि बेटा इस लेक्चर को आपने बहुत तरीके से समझना है। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई 2022 से आफ्टर कोविड, कोविड के बाद से मेरान का टेस्ट कैसा हो गया था, कंप्यूटराइज्ड हो गया था। यानी कि अब मेरान का टेस्ट कंप्यूटराइज्ड है। इसका मतलब क्या है कि भाई मेरान के सॉफ्टवेयर में जो क्वेश्चंस फीड हुए हुए हैं वो क्वेश्चंस आपके पेपर में आने के भी चांसेस हैं, वो क्वेश्चंस अगलों के पेपर में भी आने के चांसेस हैं। तो आपने लाजमी तौर पे इस लेक्चर को लेना है क्योंकि बेटा इसको बड़ी मेहनत से मैंने कंपाइल करवाया है, कंपाइल करा है। मेरी बड़ी दिन रात की इसके ऊपर मेहनत है। अक्सर बच्चे जो मुझसे फरमाइश कर रहे थे, मैंने उनकी फरमाइश को जब लेक्चर लेकर आ रहा हूं तो भाई इसको बहुत मेरे लिए कॉस्टली भी होता है, ये बहुत टाइम टेकिंग भी होता है कि भाई पहले आप तमाम क्वेश्चन को कंपाइल करते हो। बहुत सारे क्वेश्चन जो बच्चे आके बताते हैं गलत लिखे हुए होते हैं, उनको ऑब्वियसली आप प्रॉपर्ली सही लिखते हो कि भाई क्या क्वेश्चन आया होगा ओरिजिनली पेपर के अंदर, एंड देन फिर उसका सॉल्यूशन वीडियो डिजाइन करना। इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो आपने लाजमी तौर पे लेक्चर को समझना है, इस लेक्चर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ना सिर्फ ये, मैं जितने लेक्चर्स डालूंगा उनको बहुत तरीके से आपने गो थ्रू करना है। आई होप कि आपने अपनी तैयारी तो ओवरऑल कर ली होगी। ये पास्ट पेपर्स चेरी ऑन दी टॉप होते हैं। चेरी ऑन दी टॉप का मतलब क्या है कि आपने अपनी तैयारी कर ली है। अब जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपने इनको समझना है कि किस तरीके से मेहरान अपने क्वेश्चंस को पेपर के अंदर पूछ रहा होता है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेहरान की पेपर्स की मैं पीडीएफ फाइल अपलोड कर दूंगा, वहां से आप उसको कवर अप कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैं सॉल्व पीडीएफ फाइल्स होंगी वो अपलोड नहीं कर रहा हूं, तो आपने लेक्चर को बहुत तरीके से लेना है, तो वहीं से आपको बात पूरी क्लियर होगी। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो प्लीज काइंडली कर दे सब्सक्राइब। उसके पीछे रीजन ये कि बेटा मैं पहले कहता नहीं था, बट अब स्टूडेंट मुझसे ये बात कहते हैं और मैं खुद भी एनालिटिक्स को देख रहा होता हूं कि भाई मेरे पास बहुत सारी आवाम ऐसी बैठी हुई होती है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती। सो यार एट द एंड ऑफ द डे हमारा सबसे ज्यादा फायदा ही उस वक्त होगा जब सब्सक्राइब करोगे। अगर आप नहीं करोगे लेट सपोज, तो भाई आपकी जेब पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बट जितनी भी काम मैं कर रहा होता हूँ, जितनी भी आपके लिए पीडीएफ फाइल्स लेकर आ रहा होता हूँ, बेटा इनको बनवाने की कॉस्ट लगती है और ये सारी कॉस्ट मैं अपनी जेब से बेयर करता हूँ। सो एट द एंड ऑफ द डे वी नीड दैट पर्टिकुलर थिंग, यार मतलब स्टूडेंट एटलीस्ट इस बात को एक्नॉलेज करें कि एक बंदा अगर इतनी मेहनत कर रहा है रातों को 3-3 बजे बैठ के, सो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई ना कोई आपकी एफर्ट्स होती है, कोई ना कोई आपकी मेहनत होती है। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप लोग सब्सक्राइब खुद भी करें, अपनी फैमिली से भी करवाएं, अपने जानने वालों से भी करवाएं एंड सो ऑन। खैर लेक्चर को बहुत तरीके से समझेंगे, समझेंगे कि भाई मेहरान के किस तरीके से 2023 के पेपर आए थे, किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे इंशाल्लाह। देखो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लेक्चर, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है आज की क्लास का, उसमें एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है स्क्वायर द नंबर एंड एड थ्राइस इज 28। बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लॉजिकल स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या आ रही है। एग्जामिनर कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास एक नंबर है, तुम उसको स्क्वायर करते हो और उसको ऐड करवाते हो थ्राइस टाइम ऑफ द नंबर के अंदर, तो तुम्हारा आंसर होगा 28। बताओ तुम्हारा ओरिजिनल नंबर क्या था। अब देखो फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है। मैं कहता हूं कि भाई मेरा नंबर है एक्स के बराबर। मैं क्या कहता हूं बेटा, मैं कहता हूं कि मेरा नंबर किसके बराबर है, मेरा नंबर बराबर है एक्स के, फॉर एग्जाम्पल। सो भाई मुझे एग्जामिनर ये कह रहा है कि भाई अगर तुम अपने नंबर का क्या कर रहे हो, अगर तुम अपने नंबर का स्क्वायर लेते हो, स्क्वायर दी नंबर, लेट सपोज हमने सपोज करा वो नंबर एक्स है, तो एग्जामिनर कह रहा है स्क्वायर दी नंबर, तो हमने अपने नंबर का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। एंड एट थ्राइस, अक्सर लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, स्टेटमेंट को सही से समझते नहीं है। एग्जामिनर ने क्या लिखा हुआ है, एंड एट थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना। यहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ। अक्सर बच्चे बोलेंगे सर ये तो 3 लिखा हुआ है, अरे भाई 3 नहीं है, थ्राइस है। थ्राइस का मतलब 3 गुना, किसका 3 गुना, तुम्हारे नंबर का। तो अगर तुमने एक्स अपना नंबर सपोज किया तो 3 गुना उसका क्या होगा, 3x होगा। तो एग्जामिनर कहता है कि भाई जब तुम अपने नंबर का स्क्वायर करते हो और उसमें ऐड करते हो 3 गुना अपने ओरिजिनल नंबर का, तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा, 28 के बराबर आएगा। कंडीशन को समझो, कंडीशन क्या है, क्या कह रहा है एग्जामिनर, स्क्वायर दी नंबर, यानी कि नंबर का स्क्वायर करो एंड एड थ्राइस, एंड एड थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना, ऐड करो 3 गुना अपने नंबर का ओरिजिनल टर्म, यानी कि नंबर का 3 गुना को ऐड करना है, तो किसके बराबर आंसर आएगा, 28 के। अब आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, सिंप्लीफाई करवाने के लिए सिंपल तरीके से मिडिल टर्म को ब्रेक करवाइए। मिडिल टर्म ब्रेक करना आई होप सबको आनी चाहिए। कैसे करवाओगे, वैसे एक सिंपल वे भी करवा सकते हो डायरेक्टली ऑप्शंस की मदद से, मगर ज्यादा आसान तरीका है मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 28 इक्वल टू 0 बन गया। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाओ, तो 1 को जब आप नेगेटिव के 28 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर क्या आएगा, -28 के बराबर। अब आप सिंपल तरीके से क्या करो, इस -28 के फैक्टर्स निकाल लो, ब्रेक करवा लो, कि भाई क्या बनेगा,
ये बनेगा आपके पास 2 1 2 2 4 8, आगे क्या होगा 2 7 14, आगे क्या होगा 7 1 7। तो आपके पास दो नंबर आगे 4 और 7। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड आपसे क्या कहता है कि जब कभी आप फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराओ, व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म विद द लास्ट टर्म, तो हमेशा याद रखिएगा जो भी आपके पास आंसर आता है इस आंसर को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना होता है कि प्लस या माइनस करने के ऊपर बीच की वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करने के ऊपर वापस से ये आंसर आए। तो मेरे पास ये फैक्टर्स आ चुके हैं, फैक्टर्स 4 और 7 के आए हैं, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 4x माइनस का 28 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप कॉमन निकालो तो भाई x, पहली दो टर्म में से x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, पहली दो टर्म्स में से मैंने x को कॉमन ले लिया और लास्ट की टू टर्म्स में से मैं नेगेटिव के 4 को कॉमन ले लूंगा, तो अगेन x प्लस का 7, क्योंकि 4 7 जार 28। तो आपके पास बेटा एक फैक्टर आ गया x माइनस का 4, एक फैक्टर आ गया x प्लस का 7। तो यानी कि x की एक वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव का 4, x की एक वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का 7। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, प्लस का 4 है, क्योंकि प्लस का 4 आपको ऑप्शंस के अंदर गिवन है, आपको कहीं पे भी नेगेटिव का 7 नहीं गिवन, प्लस का 7 गिवन है। तो ये इसका ओरिजिनल मेथड था। वैसे सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है। सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड ये कि भाई जब आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई तो आप बारी बारी ऑप्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए लेते आप, तो उसका 4 का स्क्वायर किया प्लस का 3 इंटू 4, तो अगर तो 28 आंसर आ रहा है इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 4 जार क्या होता है 12 के बराबर, तो 16 में अगर मैं 12 ऐड करूंगा तो जाहिर सी बात है 6 प्लस का 2 ये 8 बन गया और एक 2 बन गया, तो देखो 28 फॉर्म कर रहा है, करेक्ट आंसर है। नहीं तो अगले ऑप्शन को आप देखोगे, अगला ऑप्शन क्या था 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, आगे चेक करने की नीड ही नहीं है, 28 से बड़ी चीज बन गई। सिमिलरली देखो प्लस का 7 अगर आता तो 7 का स्क्वायर प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय 7, साफ तौर पे दिख रहा था 7 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 49, और प्लस का 49 कैसे 28 से बड़ा नंबर है, तो जाहिर सी बात है लॉजिकली वैसी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी जो भी गिवन होता है, लेट्स सपोज ऑप्शन नंबर डी 5 था, तो अगेन 5 का स्क्वायर क्या बन गया 25 बन गया, प्लस का 3 इंटू 5 15 बन गया, तो अगेन आंसर 28 से बड़ा आएगा। तो खाली एक ही ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से सॉल्व करना चाहो या इस तरीके से सॉल्व करना चाहो, डिपेंडिंग अपॉन यू, जो आपको आसान तरीका लगे। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना असल चीज होती है। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, स्क्वायर दी नंबर एंड ऐड थ्राइस, यानी कि तुम्हारे पास कोई नंबर है, आपने उसका स्क्वायर करा फिर ऐड करवाया। क्या ऐड करवाया, देखो एग्जामिनर साफ तौर पे कह रहा है सिंपल 3 को ऐड नहीं करवाया। अगर तो सिंपल 3 होता ना, जिस किसी के बच्चे के जहन में अगर कंफ्यूजन हो रही है सर 3 क्यों नहीं ऐड करा, तो भाई यहां पे फिर लिखा हुआ होता ऐड 3। थ्राइस कहा जाता है मैथ्स के अंदर आपके मल्टीपल को, थ्राइस द नंबर। थ्राइस का मतलब क्या है कि भाई तीन गुना तुम्हारे ओरिजिनल नंबर का। तीन गुना का मतलब क्या हुआ कि भाई ओरिजिनल नंबर अगर मैंने एक्स लिया था तो उसका तीन गुना क्या होगा 3x होगा। जब मैं स्टेटमेंट परफॉर्म करूंगा तो आंसर 28 आना चाहिए। तो एग्जामिनर कह रहा था एक्स की वैल्यू क्या है, उस नंबर की वैल्यू क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है। अच्छा तो बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है -4, इट्स इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट, यानी कि एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास नेगेटिव का 4, 4 जो आ रहा है ना, बताइए इसका इनवर्स होगा दुनिया में नहीं होगा। अब देखो दुनिया के अंदर इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। बच्चा देखो इनवर्स का दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट कब एग्जिस्ट करता है, इनवर्स किसी भी फंक्शन का कब एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि भाई एक फंक्शन आ रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दुनिया के अंदर इसका इनवर्स सिर्फ दो कंडीशंस होती है जिस पे एग्जिस्ट करेगा। दुनिया में कोई भी फंक्शन अगर होगा ना बेटा, उसका इनवर्स सिर्फ दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहले नंबर के ऊपर उस फंक्शन का 1 to 1 होना कंपलसरी है, या तो 1 to 1 होगा या फिर ऑन टू फंक्शन होगा। दोनों तकरीबन सेम चीज होते हैं, मगर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं होता क्या है। कि देखो दुनिया में कोई भी फंक्शन अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना होगा ना, तो उसकी बेसिक कंडीशन क्या होती है कि उस फंक्शन का 1 to 1 होना चाहिए या फिर ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। 1 to 1 फंक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट होता है फंक्शन का। कि 1 to 1 फंक्शन क्या कहता है कि भाई एक ऐसा फंक्शन जहां पे आपको हर इनपुट की यूनिक इमेज मिले। 1 to 1 फंक्शन किसे कहते हैं, 1 to 1 फंक्शन। आई होप आपने मेरी फंक्शंस के लेक्चर को लिया होगा तो आपको पता होगा 1 to 1 फंक्शन क्या होता है। 1 to 1 फंक्शन ये होता है कि भाई तुम्हारे पास कोई भी इनपुट आ रहा हो उसकी यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे पास 2 आ रहा है, 2 का आउटपुट होगा 4। मैं कहता हूं 3 आ रहा है, 3 का आउटपुट होगा 9। मैं कहता हूं 4 आ रहा है, 4 का आउटपुट होगा 16। यानी कि देखो हर इनपुट के ऊपर एक यूनिक आउटपुट मिल रहा है, हर इनपुट के ऊपर एक यूनिक आउटपुट मिल रहा है। ऑन टू फंक्शन भी तकरीबन सेम बात करता है, वहां पे कोड डोमेन और रेंज बराबर होती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा। आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक कॉन्सेप्ट कि फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, अगर वो 1 to 1 के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर एक फंक्शन 1 to 1 फंक्शन होगा तो उसका क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा दुनिया के अंदर। और 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, नाम से जाहिर है 1 to 1, 1 to 1, यानी कि हर इनपुट के ऊपर यूनिक आउटपुट होना। यानी कि every x has a distinct y, every x has a distinct y, you need to consider this factor।
ये बात समझ में आती है? तो अब जरा क्वेश्चन के ऊपर अच्छा तो बेटा देखो यहां तक की बात अगर समझ ली ना, अब जरा मेन क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में क्या कहा है बताइए, -4,4 इट्स इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट। हमें बताना है कि भाई -4,4 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। कैसे सॉल्व करोगे? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि भाई ये बताओ अब -4,4 का इनवर्स होगा नहीं होगा। मैंने आपको पहले कंडीशन पढ़ा दी, इनवर्स होने की बुनियादी कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन का 1 to 1 होना कंपलसरी है या ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू के अंदर भी बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि भाई हर एक्स के ऊपर एक वाई मिलता है। खाली एक चीज एक्स्ट्रा होती है वहां पे, चूंकि हम फंक्शन का टॉपिक नहीं डिस्कस कर रहे तो मैं आपको अलग से फंक्शन नहीं बता रहा ऑन टू क्या होता है, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों के अंदर यही होता है कि भाई हर इनपुट के ऊपर यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलवेज रिमेन्स दी सिमिलर। अब देखो एग्जामिनर मुझसे कह रहा है -4,4 आपको इनवर्स देगा नहीं करेगा। तो आप खुद ही इसके ऊपर कोई भी फंक्शन कंसीडर कर लो। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल फंक्शन कंसीडर करता हूं एफ एक्स बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर के। मैं एक फंक्शन कंसीडर करता हूं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के। अब देखो आप अगर इस फंक्शन को कंसीडर करते हो ना, तो आप खुद सोचो कि यार ये आपको 1 to 1 के ऊपर प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा। खुद सोचो ना कि 1 to 1 पे प्रूव होगा नहीं होगा, नहीं हो सकता। आप कोई भी कंडीशन को अप्लाई कर लो, आप एक सिंपल कंडीशन को अप्लाई करके चेक कर लो। आप अगर x की जगह पे 2 रखते हो तो देखो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर बनेगा प्लस का 4। आप अगर यहां पे नेगेटिव का 2 रखते हो तो आपको आंसर क्या देगा, अगेन -2 का जब स्क्वायर लोगे तो जाहिर सी बात है स्क्वायर इवन नंबर है, वो भी आंसर प्लस का 4 देगा। तो ये तो बेसिक फंक्शन की प्रॉपर्टी के खिलाफ ही चला गया। 1 to 1 फंक्शन या ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि भाई हर इनपुट के ऊपर यूनिक आउटपुट का मिलना। यहां पे देखो जब तुमने 2 डाला तब तुम्हें प्लस का 4 मिल रहा है, जब तुमने -2 डाला तो तब भी तुम्हें प्लस का 4 मिल रहा है। इसका मतलब इट्स नॉट करेक्ट। आप 4 लेके चेक कर लो, आपको अगर कहते आपको 2 और -2 अच्छा नहीं लगता, आप 4 लेके चेक कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप प्लस का 4 रखते हो, यहाँ पे प्लस का 4 रखोगे तो क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर प्लस का 16 बन गया। आप नेगेटिव का 4 भी अगर रखोगे ना तो -4 का स्क्वायर क्या बनेगा आपके पास, अगेन प्लस का 16 ही आएगा। तो आपको यूनिक आउटपुट थोड़ी मिल रहा है। आप दोनों नंबर्स को जब प्लॉट करते हो, दोनों नंबर्स को प्लॉट करने पे सेम आउटपुट मिल रहा है, एंड दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शन। ये आपके पास 1 to 1 फंक्शन नहीं फॉर्म हो रहा। इसका मतलब जब 1 to 1 फंक्शन नहीं बन रहा तो इसका मतलब क्या है कि भैया इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि देखो दुनिया के अंदर किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, अगर तो उस फंक्शन के अंदर इनपुट और आउटपुट आपके पास यूनिक है। यानी कि जब आप इनपुट रखते हो तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए। ये बेसिक कंडीशन होती है इनवर्स आने की। तो अब देखो खुद आप देखो, मैंने एक दफा 2 रखा तो आंसर प्लस का 4 आया, जब मैंने -2 रखा तो आंसर तब भी प्लस का 4 आया। इसका मतलब भाई दोनों इनपुट रखने पे आंसर सिमिलर आ रहा है, आउटपुट सिमिलर है, आउटपुट यूनिक ही नहीं है। तो इसका मतलब इट्स नॉट दी 1 to 1 फंक्शन, इट्स नॉट दी ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब क्या, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप 4 पे रख के चेक कर लो। आप कहते हो सर यहाँ पे 4 और -4 गिवन है, अब 4 पे रख के चेक कर लो। आपने 4 रखा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर भी 16 मिलेगा। सही है ना? तो भाई सिंपल सी चीज साफ तौर पे दिख रही है कि भैया आपके पास इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्स विल नॉट बी एग्जिस्टिंग हियर। अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है cos a प्लस बी किसके बराबर होगा। देखो भैया cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी का सिंपल cos अल्फा प्लस बीटा का एग्जामिनर फॉर्मूला पूछ रहा है। तो cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है सिंपल तरीके से cos अल्फा यानी कि cos a इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर प्लस का फॉर्मूला है तो हमेशा माइनस पे ओपन होगा। आगे क्या हो जाएगा, सिंपल साइन ए इंटू साइन बी। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड इफ द 3 कॉइंस आर टॉस्ड। अब देखो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। इफ यू हैव टेकन माय लेक्चर्स तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं बेटा मैदान में पोजीशन ले सकते हो। लास्ट ईयर्स के अंदर मेरे शागिर्दों की मैदान में पोजीशंस थी अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट 3 to 4 ईयर्स के अंदर किसी इंस्टीट्यूट ने इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होगा जितना मेरे बच्चों का होगा। हर हर डिस्ट्रिक्ट से मेरे बच्चों की पोजीशंस थी। तो यू कैन आल्सो ज्वाइन द न्यू एप्टीट्यूड बैच जो भी मेरा चल रहा है, उसमें मैरान की तैयारी भी होगी, नस्र और फास्ट की तैयारी भी होगी, एनईडी की तैयारी भी होगी, छोटी सी फीस के अंदर। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर एक सिंपल सी बात है भाई, मेरे लेक्चर्स के अंदर मैंने तमाम क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए भी होते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। अब देखो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए 3 कॉइंस का केस। हमें मालूम है एग्जामिनर क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी बताओ एटलीस्ट 2 हेड आने की इफ 3 कॉइंस आर टॉस्ड। अब देखो 3 कॉइंस के अंदर नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो भैया आपको ट्री टेबल खुदारा बनाना आना चाहिए। भाई ट्री टेबल कैसे बनाते हो, सबसे पहले आपको 3 कॉइंस के नंबर ऑफ इवेंट्स को फाइंड करना है। 3 कॉइंस में कितने नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे, अक्सर बच्चे बैठ के इसके रट्टे मारते हैं। यकीन मानो बेटा अगर आप रट्टे मार के बैठे हो ना कि 3 कॉइंस के अंदर क्या होगा, हेड 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 होगा, फिर हेड होगा, फिर टेल हेड होगा, अक्सर लोग इसके रट्टे मारते हैं। इसका मतलब है कि आपने इंतहाई किसी नालायक टीचर से तालीम हासिल करी और आप खुद भी नालायक हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता कि भाई आपने रट्टे नहीं मारने, इसकी एक शॉर्टकट होती है। इसको कहा जाता है मैथ्स के अंदर ट्री टेबल। क्या कहा जाता है, ट्री टेबल। तो मैं आपको ट्री टेबल बनाने की शॉर्टकट सिखाता हूं। क्या शॉर्टकट है कि देखो, अब देखो बेटा ये ट्री
टेबल जो होता है ना कैसे फॉर्म होता है, आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, एक दफा हेड लिखा, एक दफा टेल लिखा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूं। आपने एक दफा क्या लिखा, हेड लिखा, एक दफा आपने टेल लिख दिया। आपको ट्री टेबल फॉर्म करना है, 4 नंबर ऑफ पॉइंट्स का करना है, 3 का करना है, 2 का करना है। ये ट्री टेबल बहुत मजे की चीज है। आपने एक दफा सिंपल हेड लिखा, सिंपल टेल लिखा। अब जो भी आपके पास इवेंट है ना, उसको हमेशा दो दो में ब्रेक करवाओगे, क्योंकि आपको पता है एक कॉइन में कितने नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं, दो ही होते हैं ना, हेड होता है, टेल होता है। सबको ये बात मालूम होगी भाई, हर कॉइन के अंदर क्या होता है, हेड और टेल ही होता है, नॉर्मल सी बात है। तो मैंने एक दफा हेड और टेल को रखा, और फिर इस हेड को फर्दर दो ब्रांचेस के अंदर ब्रेक कर दिया, दो ब्रांचेस में ब्रेक कर दिया। अब देखो, जो भी पिछला लेटर है ना, एक दफा उसको रखो, जो भी पिछला लेटर है उसको एक दफा रखो, और नेक्स्ट कॉइन का एक दफा हेड आएगा, नेक्स्ट कॉइन का एक दफा टेल आएगा। सेम काम यहां पे करोगे कि भाई जो भी तुम्हारे पास पिछला लेटर आ रहा है, पिछले कॉइन का लेटर क्या था, टेल था, यहाँ पे तो टेल टेल को लिख दिया। अगले कॉइन का एक दफा हेड आएगा, एक दफा टेल आएगा, क्योंकि आपको ये बात मालूम है कि हर कॉइन में हेड होता है और टेल होता है। अब देखो, ये आपके पास पहले कॉइन के नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए, हेड और टेल, यानी कि एक कॉइन के। दूसरे कॉइन के नंबर ऑफ केसेस क्या होते हैं, चार, तो ये आपके पास सिंपली फॉर्म हो गए। अब तीसरे कॉइन के नंबर ऑफ फेसेस क्या आएंगे, सिंपल सी बात है। अब देखो, इस हेड हेड को मैं फर्दर ब्रेक करवाऊंगा, तो देखो पिछले कॉइन का क्या है, हेड हेड है, अगले कॉइन का एक दफा हेड आएगा, एक दफा टेल आएगा, तो क्या बन गया, हेड हेड टेल बन गया। सिमिलरली देखो, ये जो हेड टेल आ रहा है ना, सेम काम यहां पे करूंगा कि भाई पिछले कॉइन का क्या है, हेड टेल है, और अगले कॉइन का हेड आ जाएगा। सिमिलरली पिछले कॉइन का क्या है, हेड टेल है, अगले कॉइन का टेल आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट गोज फॉर हियर कि देखो, पिछले कॉइन का क्या था, टेल हेड था, अगले कॉइन का हेड आ जाएगा। पिछले कॉइन का टेल हेड था, अगली दफा अगले कॉइन का टेल आ जाएगा। देखो, हर इवेंट दो में ब्रेक होता है ना, हर इवेंट दो में ब्रेक होता है। तो भाई जो भी आप अगला इवेंट जो होता है ना, उसमें पिछले कॉइन के लेटर को डालते हो और अगले कॉइन का हेड डालो, एक दफा एक दफा टेल डालोगे। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर। भाई बैठ के एटलीस्ट रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, बेसिक चीज है। टेल टेल हेड हो जाएगा, एक दफा क्या हो जाएगा, टेल टेल टेल। तो ये आपके पास तीन अगर कॉइन्स होंगे ना, उसके नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए। आईबीएस साइट के ऊपर इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जिस्ट करते हैं बेटा, कि जहां पे आपके पास चार चार कॉइन्स का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पे क्या आता है, चार चार कॉइन्स का कॉन्सेप्ट आता है। और इट्स समथिंग रियली टफ फॉर द स्टूडेंट्स कि अगर उनको ये कॉन्सेप्ट ना पता हो। तो भाई आपके पास अगर तीन कॉइन्स का क्वेश्चन आ रहा था ना, देखो आपने जल्दी से इसको ट्री टेबल को फॉर्म कर लिया। इस ट्री टेबल का आप ही को फायदा होगा कि अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है एटलीस्ट टू हेड आने की कंडीशन। अब देखो बेटा, आगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जिन बच्चों ने प्रोबेबिलिटी की तालीम मुझसे हासिल करी है, अब वो 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनर क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड, यानी कि कम से कम दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना। कम से कम का मतलब क्या होता है, देखो एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट मैं बहुत डिटेल में समझाता हूं। जिन बच्चों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है मुझसे, वो 2 सेकंड से भी कम अरसे में सॉल्व कर सकते हैं। एटलीस्ट के मायने होते हैं कम से कम। एटलीस्ट के केस के अंदर हमेशा हम लोग नीचे से ऊपर की जानिब जाते हैं। एटमोस्ट के केस के अंदर हमेशा ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं। ये दो लफ्जों को हमेशा जहन में रखिएगा। एग्जामिनर कह रहा है कम से कम दो हेड होने चाहिए, इसका मतलब दो हेड भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, चलेगा। मगर मिनिमम कंडीशन उसने क्या दी है कि भैया इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि कम से कम दो हेड होंगे। मिनिमम इस बात की कंडीशन चाहिए कि कम से कम दो हेड होंगे, एटलीस्ट टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो यानी कि मिनिमम दो हेड होंगे, मिनिमम से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो तीन भी हो सकते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे तीन हेड आ रहे हैं, तो ये मेरा नंबर ऑफ इवेंट्स काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे तीन हेड आ रहे हैं। एग्जामिनर ने क्या कहा था, कम से कम दो हेड होने चाहिए, काउंट होगा। यहाँ पे सिर्फ दो हेड आ रहे हैं, काउंट होगा। दो हेड आ रहे हैं, काउंट होगा। यहाँ पे देखो, एक ही हेड आ रहा है, काउंट नहीं करेंगे। दो हेड आ रहे हैं, काउंट करोगे। एक हेड आ रहा है, काउंट नहीं होगा। एक हेड आ रहा है, काउंट नहीं होगा। एक हेड आ रहा है, काउंट नहीं होगा। एक भी हेड नहीं आ रहा, काउंट नहीं होगा। तो यानी कि आपके कितने नंबर ऑफ इवेंट्स बन गए, आपके नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए चार। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, थ्री कॉइन्स के केस में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं 8। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 1/2 के बराबर। आपके प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा, 1/2 के बराबर। कैसे सॉल्व किया, दोबारा समझो। आपने नंबर ऑफ इवेंट्स को फॉर्म कर दिया, उसके बाद देखो एग्जामिनर कह रहा है कि एटलीस्ट टू हेड की कंडीशन बताओ। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी कि देखो कम से कम दो हेड होने चाहिए, यानी कि दो भी चलेगा, दो से ज्यादा अगर तीन हो, चार हो, पांच हो, 10 हो, सारे चलेंगे। तो भाई देखो, दो हेड आपको कहां कहां मिल रहे हैं, एटलीस्ट दो हेड। यहां पे देखो तीन मिल रहे हैं, एग्जामिनर ने एटलीस्ट की कंडीशन दी। एटलीस्ट का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना। तो भाई दो से ज्यादा हेड होंगे, वो भी चलेगा। यहां पे सिंपल दो आ रहे हैं, आंसर है। दो आ रहे हैं, आंसर है। एक हेड आ रहा है, आंसर नहीं है। दो आ रहे हैं, आंसर है। एक आ रहा है, आंसर नहीं है। एक आ रहा है, आंसर नहीं है। कोई भी नहीं आ रहा, आंसर नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे टेल 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 में कोई भी हेड नहीं आ रहा। तो टोटल कितने आपके पास हेड आ रहे हैं, एटलीस्ट टू हेड के ऊपर चार इवेंट्स बन रहे हैं, सेलेक्टेड इवेंट चार हैं। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, थ्री हेड के केस के अंदर 8 होते हैं। सिंपल सी बात है, 1/2 आंसर आ गया। क्वेश्चन इज सॉल्व। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखो अगर ट्री टेबल बनाना आ गया ना, तो हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एटलीस्ट और एटमोस्ट के कॉन्सेप्ट बहुत आते हैं पेपर में। मैं आपको एटमोस्ट पे भी एक क्वेश्चन दिखा देता हूं। लेट सपोज एग्जामिनर आपसे कहता है
कि भाई एटमोस्ट टू हेड का क्वेश्चन दे देता। एटमोस्ट टू हेड का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा दो हेड हो। इसका मतलब क्या होगा? दो हेड होंगे चलेगा, उससे कम होने चाहिए तब भी चलेगा, एक हेड होगा तब भी चलेगा, जीरो हेड होंगे तब भी चलेगा। तो एटमोस्ट का क्वेश्चन के अंदर आप करते क्या हो? सिंबल को ध्यान में रखो। एटलीस्ट के लिए हमेशा ऊपर के सिंबल को, एटमोस्ट के लिए हमेशा नीचे के सिंबल को। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपसे कहता हूं एटमोस्ट टू हेड पे सॉल्व करना है, तो एटमोस्ट का मतलब क्या है? कि एग्जामिनर कह रहे हैं मैक्सिमम कंडीशन, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि भाई मैक्सिममली तुम दो सेलेक्ट कर सकते हो और उससे कम जितने सेलेक्ट करो चलेगा। यानी कि अब की बारी में देखो कंडीशन क्या फॉर्म होती है। अगर मैं आपसे कहता ना एटमोस्ट टू हेड, तो एटमोस्ट टू हेड आपके कौन कौन से होते हैं? कि देखो ये तीन हेड वाला आपका काउंट नहीं होगा, ये तीन हेड वाला जो है ना आपका काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे तीन हेड आ रहे हैं। एग्जामिनर ने क्या कहा? मैक्सिमम कंडीशन दो हेड की है। अच्छा भाई, दो हेड आ रहे हैं काउंट होगा, देखो दो हेड आ रहे हैं काउंट होगा, एक ही हेड आ रहा है ये भी काउंट होगा। क्यों काउंट हो रहा है? लॉजिकली समझो कि एग्जामिनर ने कहा ज्यादा से ज्यादा दो हेड करेंगे, तो भाई दो से अगर कम होंगे ना, एक हेड होगा वो भी चलेगा, जीरो हेड होगा वो भी चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर ने एटमोस्ट की कंडीशन दी है। Whenever the condition of atmos is there, we always select the maximum and then we always come downward. यानी कि आप हमेशा पहले मैक्सिमम को सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते रहते हो, सही है ना? अब देखो यहाँ पे दो हेड आ रहे हैं चलेगा, एक हेड आ रहा है चलेगा, एक हेड आ रहा है चलेगा, एक भी हेड नहीं आ रहा चलेगा। तो आपके टोटल कितने सेलेक्टेड इवेंट्स हो जाएंगे? 7, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या आते हैं? 7/8। ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर करवाए हुए होते हैं प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स के अंदर। तो एटमोस्ट टू हेड का देखो कॉन्सेप्ट ही क्या है। एग्जामिनर कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा दो हेड हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तो आपके पास दो हेड आ रहे हैं वो भी चलेगा, दो से कम आ रहे हैं वो भी चलेगा। एटलीस्ट के केस में हमेशा हम ऊपर जाते हैं, एटमोस्ट में नीचे जाते हैं। देखो एटलीस्ट में आपने क्या करा था? एटलीस्ट के अंदर आपने दो लिए थे और दो से ऊपर के लिए थे, एटमोस्ट में आपने दो लिए और दो से नीचे के लिए। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। और अगर इस पे मजीद क्लैरिफिकेशन चाहते हैं और इसको मजीद लर्न करना चाहते हैं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी की वीडियोस को लाजमी देखिएगा, उसमें मैंने एटलीस्ट एटमोस्ट बहुत डिटेल में समझाया हुआ। अच्छा तो बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 5, इसको मार्क कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे लेक्चर की जान है, हमारे लेक्चर की शान है। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है आउट ऑफ दी 7 बुक्स, 2 आर अलजेब्रा एंड 2 आर कैलकुलस, अरेंजमेंट ऑफ बुक्स सच दैट अलजेब्रा एंड कैलकुलस आर नेवर टुगेदर। इस क्वेश्चन को लॉजिकली समझो, एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा है। एग्जामिनर कहता है आउट ऑफ दी 7 बुक्स, 2 आर अलजेब्रा एंड 2 आर कैलकुलस। आपको अरेंजमेंट करनी है इन किताबों की इस तरीके से कि अलजेब्रा और कैलकुलस कभी भी एक साथ परफॉर्म ना हो, एक साथ कभी भी ना आए। यानी कि आउट ऑफ दी 7 बुक्स, 2 बुक्स आर अलजेब्रा एंड 2 आर द कैलकुलस, यू नीड टू अरेंज द बुक्स इन सच अ मैनर दैट द अलजेब्रा एंड कैलकुलस आर नेवर टुगेदर। अब लॉजिकली बात को समझो, एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है। एग्जामिनर आपसे कहता है कि यार तुम्हारे पास टोटल जो है ना 7 किताबें मौजूद है। टोटल कितनी किताबें मौजूद है? 7 किताबें। अब देखो अगर मैं फिलहाल के लिए बाकी तमाम कंडीशंस को इग्नोर कर दूं, देखो अगर मैं फिलहाल के लिए तमाम बाकी बकवास को इग्नोर कर दूं, सिंपल सी चीज मैं आपसे कहता हूं टोटल 7 किताबें आ रही हैं, 7 बुक्स को अरेंज करना है, तब तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हलवा बन जाता। मैं आपसे कहता कि भाई सिंपल आपको टोटल 7 बुक्स को अरेंज करना है, तो टोटल 7 बुक्स की अरेंजमेंट आप लोग कैसे निकालते? अभी बाकी चीज को इग्नोर कर दो, कैसे निकालते? सिंपल तरीके से आप बोलते सर आपने रॉ अरेंजमेंट हमें पढ़ाई थी, रॉ अरेंजमेंट होती है एन फैक्टोरियल के बराबर। तो अगर मुझे 7 किताबों को अरेंज करना है तो सिंपल कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इन 7 किताबों को अरेंज करने के? ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 5040 के बराबर। आपका सिंपल वे में आंसर आ जाता, अगर सिंपल क्वेश्चन होता 7 किताबों को अरेंज करने का। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। एग्जामिनर कहता है आगे कि भाई ये जो 7 किताबें हैं ना, इनमें से दो किताबें आ रही है कैलकुलस की और दो किताबें आ रही है मेरे पास किसकी? अलजबरा की। यानी कि दो किताबें कैलकुलस की हैं, दो अलजबरा की हैं। अच्छा रिमेनिंग किताबों के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है, एग्जामिनर यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर रहा है। अब देखो एग्जामिनर ने अगर आपको रिमेनिंग किताबों का नहीं बताया हुआ, तो अल्लाह मियां ने तो आपको अकल दी हुई है ना, द क्रिएटर हैज गिवन यू द पावर। यानी कि आपका जो भी खुदा है उसने आपको कुछ ना कुछ पावर दी है, खुद सोच सकते हो, उसे सलाहियत दी है कि भाई दो कैलकुलस हैं, दो अलजबरा हैं, तो रिमेनिंग जो भी किताबें होंगी, कितनी किताबें होंगी? 3 रिमेनिंग होंगी, 7 में से 4 को माइनस करोगे 3 आएगा, तो मैं उनको रिमेनिंग आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि भाई दो कैलकुलस हैं, दो अलजबरा हैं, बाकी के बारे में नहीं बताया हुआ, तो भाई बाकी किताबें मैंने रिमेनिंग किताबों से अरेंज कर दी। एग्जामिनर आगे कहता है कि तुमने इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट करनी है कि भाई तुम्हारे पास कभी भी अलजबरा और कैलकुलस एक साथ ना आए, अलजबरा और कैलकुलस कभी भी तुम्हारे पास एक साथ ना आए। अब इट्स अ वेरी ट्रिकी कॉन्सेप्ट कि देखो अगर मैं कहता हूं कि अगेन अभी अलजबरा और कैलकुलस एक साथ ना आए, इस कॉन्सेप्ट को भूल जाओ। अभी सिंपल सोचो तुम अरेंजमेंट कैसे करोगे? जाहिर सी बात है यार, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है, तुम्हारी वालदा कहती है 7 किताबों को किसी शेल्फ पर अरेंज करना है, तो भाई हो सकता है कोई बच्चा पहले कैलकुलस की किताब रखे, फिर अलजबरा की रखे, उसके बाद क्या करे, उसके बाद फिर कैलकुलस रखे,
या फिर उसके बाद रिमेनिंग रखे, फिर कैलकुलस रखे, फिर अलजेब्रा रखे, फिर दो रिमेनिंग्स को रख दे। एक तरीका ये हो सकता है। या फिर कोई बच्चा पहले कैलकुलस रखे, फिर अलजेब्रा को रखे, फिर कैलकुलस अलजेब्रा रखे, फिर रिमेनिंग तीन को रख दे। या फिर हो सकता है कोई बच्चा पहले रिमेनिंग रखे और फिर कैलकुलस रखे, फिर अलजेब्रा रखे, फिर अलजेब्रा रखे, फिर कैलकुलस रखे। यानी कि देयर कैन बी मल्टीपल वेज, थाउजेंड्स ऑफ वेज कि मैं किस तरीके से इन 7 किताबों को अरेंज कर सकता हूं, सही है ना? बहुत सारे व्यू हो सकते हैं। परमुटेशन आपको यही बताता है कितनी अरेंजमेंट होगी, आपको उसकी वैल्यू विद इन सेकंड में बता देता है। तो देखो 7 किताबों को अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं? 5040 हो सकते हैं। मगर एग्जामिनर ने यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया। एग्जामिनर ने क्या बोला है कि देखो तुम्हारे पास जो दो कैलकुलस की और दो अलजेब्रा की किताबें आ रही है ना, तो तुमने कभी भी कैलकुलस और अलजेब्रा के सेट को एक साथ नहीं रखना। तुमने क्या करना है कि लेट सपोज तुम्हारे पास ये देखो कैलकुलस और अलजेब्रा का जो सेट आ रहा है ना, कभी तुमने उनको एक साथ नहीं रखना, कोशिश करना है कि अलग अलग हो। यानी कि कैलकुलस और अलजेब्रा की किताबें एक साथ ना हो, कोशिश करो कि इनको अलग अलग रखो। अब देखो मैं अलग अलग कैसे रखूंगा, देयर कैन बी मल्टीपल वेज। अब मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठ के थोड़ी निकाल सकता हूं, कोई ना कोई तो लॉजिकल चीज होनी चाहिए। तो इसकी एक लॉजिकल चीज होती है। हम क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट के ऊपर कैसे सॉल्व करेंगे कि देखो आपको पता है कि टोटल 7 किताबों को अरेंज करने के कितने नंबर ऑफ वेज होते हैं। तो अगर मैं इसमें से उस क्वांटिटी को माइनस करवा दूं कि भाई अगर मैं कैलकुलस और अलजेब्रा को एक साथ रखता हूं, अगर मैं कैलकुलस और अलजेब्रा को एक साथ रखता हूं, तो उसके जो नंबर ऑफ वेज आएंगे, अगर मैं उसको टोटल अमाउंट से माइनस करवा दूं, तो अल्टीमेटली मेरे पास वो आंसर आ जाएगा कि कैलकुलस और अलजेब्रा को आपने साथ कब नहीं रखना। कैलकुलस और अलजेब्रा को साथ ना रखे बगैर कितनी नंबर ऑफ वेज आ सकते हैं, ये बात समझ में आती है कि भाई अगर मैं कैलकुलस और अलजेब्रा को साथ रखने के नंबर ऑफ वेज निकाल लूं, अगर मैं कैलकुलस और अलजेब्रा को साथ रखने के नंबर ऑफ वेज निकालूं, उस अमाउंट को मैं टोटल अमाउंट में से माइनस करवाऊं, तो अल्टीमेटली मेरे पास वो आंसर आ जाएगा कि भाई कैलकुलस और अलजेब्रा को साथ ना रखने के ऊपर कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मेरे फॉर्म हो रहे होंगे। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ना, सिंपल सी बात है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे कि देखो पहला स्टेप तो हमने बातों बातों में वैसे ही कर लिया कि सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ किताबों की अरेंजमेंट निकाल लोगे, तो 7 किताबों की अरेंजमेंट क्या आ गई, 504 आ गई। अब देखो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मैं अलजेब्रा और कैलकुलस को टुगेदर रखने के नंबर ऑफ वेज निकालने पे जाऊंगा। अलजेब्रा और कैलकुलस के टुगेदर रखने के नंबर ऑफ वेज निकालने के ऊपर जाएंगे कि भाई अगर मैं अलजेब्रा और कैलकुलस की किताबों को एक साथ रखता हूं तो कितने नंबर ऑफ वेज फॉर्म होंगे। और बाय द वे ये कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। जिन बच्चों ने मुझसे परमुटेशन पढ़ी है, दे नो दिस थिंग कि हम लोगों ने वर्ड परमुटेशन के अंदर अक्सर एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक वर्ड आ रहा है काजोल, मैं कहता हूं इस वर्ड काजोल को हमने अरेंज करना है इन सच अ वे वेयर एल ऑलवेज रिमेन टुगेदर। या लफ्ज डॉटर आ रहा है, इसके अंदर एच ई आर हमेशा एक साथ रहेगा। मैं आपको दो एग्जांपल दिखा रहा हूं ताकि आपको एक क्वेश्चन समझ में आए, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। कि लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि एक लफ्ज मेरे पास आ रहा है डॉटर, एक लफ्ज मेरे पास आ रहा है डॉटर, इस लफ्ज डॉटर की ऐसे अरेंजमेंट करो कि टी ई आर हमेशा एक साथ रहेगा। तो हम क्या लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, हमारी लॉजिक ये होती है कि भाई अगर एग्जामिनर कह रहा है कि एल ई हमेशा एक साथ रहेगा, तो एल ई को हम एक सिंगल लेटर के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो एक लेटर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पूरा का पूरा पांचवा ये हो गया। तो आंसर क्या होता है 5 फैक्टोरियल। मगर बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, एक अरेंजमेंट आप और करवाते हो, और वो अरेंजमेंट आप इन लेटर्स ही करवाते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, अगर एल ई एक साथ है तो एल ई के अंदर भी तो अरेंजमेंट आएगी, तो एल ई भी हो सकता है, ई एल भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होता है 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली मैं आपसे कहता हूं कि लफ्ज डॉटर को अरेंज करना है सच दैट टी आर ऑलवेज रिमेन टुगेदर, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म एक लेटर काउंट हो रही है। तो क्या बन गया 1 2 3 4 5 6, और 6 ये बन गया 6 फैक्टोरियल का 6 फैक्टोरियल, और फिर मल्टीप्लाई करवाओगे, क्योंकि टी आर ऑल्दो हमेशा एक साथ रहेगा, मगर इसके अंदर भी तो अरेंजमेंट हो सकती है ना। यानी कि कोई आर ई टी लिख दे, कोई ई आर टी लिख दे, कोई टी आर लिख दे, कोई आर टी लिख दे, यानी कि देयर कैन बी मल्टीपल नंबर ऑफ वेज इन दिस एज वेल। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है क्या करेंगे, इसके अंदर भी अरेंजमेंट करेंगे। तो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेटा आई होप कि आपको ये दो कॉन्सेप्ट याद आ रहे होंगे। हमने इस तरह के कॉन्सेप्ट अपनी क्लासेस में डिस्कस करे हुए हैं कि देखो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको वर्ड को अरेंज करना है, और उसमें मैं आपसे कहता हूं कि भैया दो किताबों को एक साथ आना चाहिए, दो वर्ड्स को एक साथ आना चाहिए, दो लेटर्स को एक साथ आना चाहिए, हम क्या करते थे, हम उन लेटर्स को एक सिंगल यूनिट कंसीडर करते थे, उसकी एक दफा टोटल के ऊपर अरेंजमेंट निकालते थे, फिर उन स्पेसिफिक जिन अल्फाजों के बारे में, जिन अल्फाबेट्स के बारे में बताया जाता था कि उनको एक साथ कंसीडर करो, फिर उनकी अरेंजमेंट निकालते थे। ऐसा हम इसलिए करते थे कि उनके अंदर भी अरेंजमेंट हुई होगी। नाउ यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि सर यहाँ पे उसका क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे उसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आपको ये वाली चीज याद करवाई। देखो अगर आपको ये बात समझ में आती है, तो फाइनली हम लोग इस चीज के ऊपर जाते हैं कि भाई अलजबरा और कैलकुलस की किताब को एक साथ आने के ऊपर नंबर अरेंजमेंट क्या होगी। देखो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नेवर टुगेदर। मगर जाहिर सी बात है मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया
दिया कि देखो नेवर निकालने का आसान तरीका क्या है कि आप सबसे पहले टोटल अरेंजमेंट को निकालो, उसके बाद आप अलजेब्रा और कैलकुलस की जो एक साथ आने की अरेंजमेंट है, टुगेदर आने की अरेंजमेंट है, अगर आप उसको टोटल में से माइनस कर दोगे तो अल्टीमेटली आपके पास नॉट की अरेंजमेंट आ जाएगी, यानी कि ना एक साथ आने की आपके पास अरेंजमेंट आ जाएगी, जो कि दर हकीकत इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। देखो टोटल अरेंजमेंट तो आपने ऑलरेडी निकाल ली, ये तो बहुत आसान सा स्टेप था, 7 किताबों की टोटल अरेंजमेंट आपने निकाल ली। हमें अब क्या निकालना है? टुगेदर आने की अरेंजमेंट। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं सेकंड स्टेप में कि भैया अलजेब्रा और कैलकुलस की एक साथ आने की अरेंजमेंट क्या होगी। अब देखो मैंने कंसीडर करता हूं, सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूं कि भाई लेट सपोज अलजेब्रा और कैलकुलस को मैं एक सिंगल किताब कंसीडर कर रहा हूं। अब देखो यहां पे एक ट्रिकी चीज क्या है, ट्रिकी चीज ये है कि ए दो दफा आ रहा है, सी दो दफा आ रहा है, तो हम एक परफेक्ट सिनेरियो कंसीडर करते हैं कि भाई लेट सपोज अलजेब्रा और कैलकुलस एक दफा है और वो एक साथ लिखा हुआ है। उसके बाद मेरे पास रिमेनिंग किताब है, फिर अलजेब्रा की किताब है, फिर रिमेनिंग किताब है, फिर कैलकुलस की किताब है, फिर रिमेनिंग किताब आ रही है। मैंने एक परफेक्ट सिनेरियो कंसीडर करा है, उसके पीछे रीजन क्या है कि लेटर्स मेरे यहाँ पे रिपीटेड फॉर्म में है ना, कि भाई मेरे पास अलजेब्रा दो दफा कैलकुलस दो दफा है, तो अब चूंकि मुझे पता है यार एसी एसी दो दफा भी हो सकता है, मैंने क्या करा अभी फिलहाल के लिए एक परफेक्ट सिनेरियो कंसीडर करा कि भाई अलजेब्रा और कैलकुलस को मैंने एक सिंगल किताब कंसीडर करा और ये एक साथ आ रहे हैं। हमने एक परफेक्ट सिनेरियो कंसीडर करा कि अलजेब्रा और कैलकुलस अगर एक साथ आ रहे हैं ना, तो भाई इसको हमने एक सिंगल किताब कंसीडर करा। और बाकी जितनी किताब में वो जाहिर सी बात है अलग अलग किताब है, तो ये दो बन गया, ये तीसरी किताब है, ये चौथी किताब है, ये पांचवी किताब है, ये छठी किताब है। तो आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपके पास क्या होगी? जाहिर सी बात है आपके पास आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि देखो एक दफा तो आपने अरेंजमेंट करी है वो सिंगल सिंगल लेटर्स के ऊपर करिए, एक दफा जो आपने अरेंजमेंट करी है वो सिंगल सिंगल किताब पे करिए। आप इस बात की अरेंजमेंट निकाल लो कि अलजेब्रा और कैलकुलस अगर एक साथ आएंगे उनके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। तो मैंने अलजेब्रा और कैलकुलस को एक सिंगल किताब कंसीडर करा, तो यानी कि क्या बन गया एसी, और बाकी जो रिमेनिंग किताबें वो अलग अलग उनकी अरेंजमेंट आपने करी। तो टोटल कितनी आपके पास यहाँ पे किताबें आ गई 6, क्योंकि ए और सी आपने एक जगह पे कंसीडर करा है। तो आपके पास टोटल कितनी किताबों की अरेंजमेंट आ गई 6 फैक्टोरियल। और अब ये 2 फैक्टोरियल क्यों लिया, इसकी लॉजिक भी समझ लो कि भाई हो सकता है कोई बच्चा अलजेब्रा और कैलकुलस को रखे, हो सकता है कोई बच्चा पहले कैलकुलस को रखे फिर अलजेब्रा को रखे, तो भाई ये दो आपके पास अरेंजमेंट अलग आ रही है, तो सही जाहिर सी बात है इनके अंदर भी अरेंजमेंट ली जाएगी। हो सकता है कोई अलजेब्रा कैलकुलस की अरेंजमेंट ले, हो सकता है कोई कैलकुलस अलजेब्रा की अरेंजमेंट ले, तो इसके अंदर भी चूंकि अरेंजमेंट आएगी, दैट्स द रीजन कि भैया यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आया। तो आपने सबसे पहले इंडिविजुअल किताब वाइज अरेंजमेंट ली है, उसके बाद आपने जो ग्रुप वाइज अरेंजमेंट ली है। तो भाई देखो सबसे पहले आपने अलजेब्रा कैलकुलस को चूंकि एक सिंगल किताब कंसीडर करा, एक सुपर बुक कंसीडर करा, आपने उसको 1 लिया, फिर आर को 2 लिया, फिर ए को 3 लिया, फिर आर को 4 लिया, फिर कैलकुलस की किताब को 5वीं किताब लिया, फिर रिमेनिंग किताब को 6 लिया, टोटल 6 किताबें बन गई ना, तो 6 फैक्टोरियल आ गया। और फिर ये 2 फैक्टोरियल इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए और सी के अंदर आपने अरेंजमेंट करी, 2 फैक्टोरियल बन गया। अब यहाँ पे आपका काम तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब आपने करना क्या है, ये जो आपके पास यहां से जो आंसर आएगा ना, ये आपको आंसर आएगा अगर अलजेब्रा और कैलकुलस एक साथ रखी जाएंगी तो उनके कितनी अरेंजमेंट आएगी। तो भाई 6 फैक्टोरियल बराबर होता है किसके, 720 के। 2 फैक्टोरियल बराबर होता है 2 के, तो क्या बन गया, 0 का 0, 2 2 जार 4 एंड 7 2 जार इज 14। यानी कि ये आंसर होगा अगर मैं कहता हूं कि मुझे अलजेब्रा और कैलकुलस को एक साथ रखना है। मगर एग्जामिनर ने क्या कहा था, हमें एक साथ नहीं रखना। तो नहीं रखने के लिए क्या करेंगे, मैं टोटल किताबों की अरेंजमेंट में से इन एक साथ आने वाले अलजेब्रा और कैलकुलस की किताबों की अरेंजमेंट को माइनस करवाऊंगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास वो सारे नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जिसके अंदर अलजेब्रा और कैलकुलस एक साथ नहीं है। वैसे बाय द वे 40 से 40 कट जाएगा आपके पास, 40 से 40 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे तो दो जीरोस आ जाएगा। अच्छा भाई देन यहाँ पे बनेगा 5 का 4 10, 10 में से 4 जाएंगे 6, और 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि 3600 आपका आंसर होगा अगर अलजेब्रा और कैलकुलस की किताबों को एक साथ नहीं रखा जाएगा। देखो लॉजिक अगेन समझ लो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लॉजिक। इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि यार देखो तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, 7 किताबें हैं। एग्जामिनर कहता है कि भाई दो अलजबरा है दो कैलकुलस है, आपने अरेंजमेंट ऐसे करनी है कि अलजबरा और कैलकुलस की किताबें कभी भी एक साथ ना आए। तो हमने एक बेसिक सी लॉजिक इस्तेमाल करी, हमने सबसे पहले टोटल किताबों की वैल्यूज को फाइंड कर लिया, उनके अरेंजमेंट को, तो वो तो बहुत सिंपल है, आपने डायरेक्टली 7 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। मगर ये नंबर क्यों लिया और माइनस क्यों करवाया, उसके पीछे रीजन क्या है कि चूंकि मुझे नेवर टुगेदर की अरेंजमेंट निकालनी है, मुझे इस बात की अरेंजमेंट निकालनी है कि अलजबरा और कैलकुलस कभी एक साथ ना आए। पहले मैंने 7 आने की निकाल ली और फिर टोटल में से 7 आने वाले नंबर को माइनस करवा दिया, तो अल्टीमेटली वो आंसर आ जाएगा जो कि ना 7 आने वाले का होगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई कैन बेट यू इफ यू हैव नॉट लिसन्ड माय लेक्चर्स देन ऑब्वियसली आपके लिए कुछ चीजें मुश्किल होंगी, आपको पता नहीं होगा परम्यूटेशन के अंदर हम क्या कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई उसके लिए लेक्चर का होना, उसके लिए बैच का होना, उसके लिए तरीके से तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा तो बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है ना, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है
कि यार देखो, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे पास एक फंक्शन आ रहा है एफ एक्स का, मैं कहता हूं तुम्हारे पास एक फंक्शन आ रहा है एफ एक्स का, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x के। आगे कहता है कि तुम्हारे पास एक फंक्शन आ रहा है जी एक्स का, और जी एक्स की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x के बराबर। एग्जामिनर कहता है कि भैया फाइंड करके बताओ एफ इंटू जी एक्स माइनस का एक्स। अब देखो ये एक प्रॉपर क्वेश्चन आ रहा है कंपोजिट फंक्शन का। अगेन फंक्शंस के टॉपिक में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत करवाए हुए हैं। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई क्या चीज निकाल के बताओ एफ इंटू जी एक्स माइनस के एक्स से कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं कि भैया मुझे क्या करना है, मुझे जी एक्स माइनस का एक्स बेसिकली एफ के फंक्शन में डालना है ना। इसका मतलब सबसे पहले तो आपको जी एक्स माइनस के एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो भाई जी एक्स माइनस के एक्स का मतलब क्या है, देखो आपके पास जी एक्स का फंक्शन क्या गिवन है, आपके पास जी का फंक्शन ये आ रहा है। तो जी का फंक्शन मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। इसमें से मुझे क्या करवाना है, एक्स को सब्ट्रैक्ट करवाना है, क्योंकि देखो जी एक्स माइनस का एक्स का मतलब क्या है, जो भी जी का फंक्शन था उसको रखा और सिंपल नेगेटिव के साइन के बाद मैंने एक्स को यहाँ पे रख दिया। तो क्या बन गया, जी एक्स माइनस का एक्स बन गया। सिंप्लीफाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 में से एक्स गया आएगा तो ऑब्वियसली प्लस का 4x। तो यानी कि मेरे पास जी एक्स माइनस के एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 के। एग्जामिनर अब क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है जो जी एक्स माइनस का एक्स निकाला है ना, इसको एफ के अंदर इनपुट कर दो, यानी कि क्या कर दो, एफ के डोमेन में डाल दो। ये जो फंक्शन होता है ना, आपने अक्सर क्वेश्चन में पेपर में देखा होगा एफ ओ जी लिखा होता है या जी एफ लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है, कभी जी की वैल्यू को उठा के एफ के फंक्शन में डालना, या कहीं पे लिखा होगा जी ओ एफ, इसका मतलब होता है एफ की वैल्यू को उठा के जी में डालना। तो इस क्वेश्चन में देखो आप यही तो कर रहे हो, आप जी की जो आपने वैल्यू फॉर्म करी जी एक्स माइनस के उसको एफ के फंक्शन में डाल दोगे। यानी कि एफ के अंदर जहां जहां ये इनपुट आ रहा है वहां वहां आपने क्या करना है, इस वैल्यू को प्लॉट करना है। जहां जहां इनपुट आ रहा है वहां वहां इस वैल्यू को प्लॉट कर दोगे। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से क्या करना है, जहां जहां एक्स की जगह पे आप इनपुट डालते जाओगे सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एफ का एफ, और इनपुट की जगह पे डाल दोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। फिर आगे क्या हो जाएगा, इक्वल टू के बाद अगेन इनपुट एक्स की जगह पे क्या डाल दोगे, इस पूरे के पूरे इनपुट को डालोगे। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और होल पावर का स्क्वायर। फिर आगे हो जाएगा प्लस का 3, अगेन इनपुट के अंदर वैल्यू डाल दोगे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x को। सिंप्लीफाई से करवाओगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को आप ओपन करवाओगे तो ऑब्वियसली इट शुड बिकम x की पावर 4 प्लस का 4 टू जार 8 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर, सिंपल ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया। यहाँ पे सिंपल ये तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट शुड बिकम 3x स्क्वायर प्लस का 3 4 जार 12x। तमाम वैल्यूज को एक साथ लिखो। सबसे बड़ा वेरिएबल आ रहा है एक्स की पावर 4, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है मेरे पास सिंपल तरीके से 8x क्यूब, फिर 16x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, ऑब्वियसली सी बात है 16 के अंदर 3 का इजाफा करोगे 7 8 9, क्या बन जाएगा 19x स्क्वायर बन जाएगा, और आगे प्लस का 12 एडिटिस का एडिटिस। तो बेटा ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपने सिंपल तरीके से कंपोजिट फंक्शन का आंसर आपके पास ये आ गया, सिंपल है भैया। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहे हैं साइन इनवर्स का नेगेटिव का रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। साइन इनवर्स नेगेटिव के रूट 3 बाय 2 को सॉल्व कैसे करोगे, आसान तरीकेकार बता देता हूं। अगेन कैलकुलेटर मेहरान साइड पे अप्लाई नहीं होता, तो बेटा आपको शॉर्टकट टेबल ट्रिगोनोमेट्री का आना चाहिए। अगर आप मेरी क्विक मैथ्स की प्लेलिस्ट देखोगे तो मैंने वहां पे आपको एक शॉर्टकट टेबल सिखाया है, और वो तमाम बच्चे जो मेरे बैचेस के अंदर होते हैं उनको तो वैसे ही मैं लेक्चर के साथ पढ़ा रहा होता हूँ। तो भाई एक शॉर्टकट टेबल होता है, विद इन सेकंड्स के अंदर आप किस तरीके से साइन की, कॉस की, टेंजेंट की वैल्यूज को एग्जाम में बिठा सकते हो। यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, पास क्या आ रहा है, साइन इनवर्स का नेगेटिव का रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें ये बात मालूम है दुनिया के अंदर कभी भी साइन हो या साइन इनवर्स हो, इसके अंदर अगर कभी भी नेगेटिव का एंगल एग्जिस्ट कर रहा हो तो साइन और साइन इनवर्स दोनों की ये प्रॉपर्टी होती है कि नेगेटिव की वैल्यू को बाहर फेंक देते हैं और सिंपल तरीके से इनवर्स आपके एंगल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि बेटा देखो हमें बात मालूम है कि अगर साइन इनवर्स नेगेटिव का रूट 3 बाय आर है तो नेगेटिव का साइन पहले आ जाएगा, रूट 3 बाई टी साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2 बराबर होता है किसके, 60 डिग्री के। और फिर 60 डिग्री को आप कन्वर्ट करवा दोगे रेडियन की फॉर्म में, अगर रेडियन के अंदर आंसर गिवन है अगर तो क्या करवाओगे, रेडियन को अंदर से डिग्री से रेडियन में जाने के लिए आप सिंपल पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाते हो। आपके पास सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा 6 1 6 2 12 3 18, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा नेगेटिव के पाई बाय 3 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। एग्जामिनर कहता है डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन। इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अब डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। यानी कि देखो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, डेरिवेटिव लेके बताइए x माइनस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन, यानी कि मुझे इस क्वेश्चन का क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। अब वो तमाम बच्चे जो मेरे शागिर्द हैं वो जानते हैं डेरिवेटिव का एक सिंपल शॉर्टकट मैंने उनको सिखाया हुआ है कि भाई देखो डेरिवेटिव के अंदर कभी भी अगर आपको दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो, दो
फंक्शंस कभी भी डिवाइड हो रहे हो, आपको उनका डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करते हुए सिंप्लीफाई करना पड़ता है, क्योंकि डिवीजन फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला क्या कहता है, नीचे वाली टर्म का नीचे स्क्वायर लो, नीचे वाली टर्म को एज इट इज एक दफा ऊपर लिखो, फिर ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लो। तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ यार, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, -1 का डेरिवेटिव 0 होगा, बट कुछ मासूम से न्यू कमर्स बैठे होंगे, उनको नहीं पता होगा, उनके लिए मैं करके दिखा देता हूँ। ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे, बीच में साइन लगाओगे नेगेटिव का। अब जिस फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दोगे, और जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेटा देखो, ये ऊपर क्या बन गया, x+1 का x+1, x का डेरिवेटिव होता है 1, नेगेटिव के 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, नेगेटिव का साइन, x माइनस का 1 एज इट इज, x का डेरिवेटिव होता है देखो 1 प्लस के 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे क्या मौजूद है, नीचे मौजूद है x+1 का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा देखो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर x प्लस का 1 एज इट इज, और जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो नेगेटिव की वैल्यू दोनों टर्म से आके मल्टीप्लाई होगी, तो इट शुड बिकम नेगेटिव x नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1, और नीचे डिवीजन में क्या आता है, x+1 का होल स्क्वायर। तो भाई देखो x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट, 1 प्लस का 1 2 बन जाएगा, और नीचे डिवीजन में आ रहा है x+1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल वे में क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करा, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, उनका डेरिवेटिव लेना है, नीचे वाली टर्म का नीचे स्क्वायर लोगे, नीचे वाली टर्म को एक बार ऊपर लिखोगे, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे, नेगेटिव का साइन लगाओगे, ऊपर वाली टर्म जिसका डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एडिट रहने दोगे, जिसका डेरिवेटिव नहीं डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफिकेशन करने का ब्रैकेट्स को ओपन करोगे, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा, इन दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कहता है कि इंटीग्रेशन लेके बताइए 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का x, आगे आ रहा है नेगेटिव का 1, यानी कि आपको इस क्वेश्चन की क्या लेनी है, इंटीग्रेशन लेनी है। तो भाई कोई मसले की बात नहीं है, इंटीग्रेशन इस कंप्लीट टर्म पे अप्लाई हो रही है, सिंपल तरीके से ब्रैकेट को ओपन करोगे, इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों वैल्यूज पे अप्लाई हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का x इंटू डी एक्स, और आगे क्या हो जाएगा, माइनस के साइन के बाद इंटीग्रेशन 1 पे अप्लाई हो जाएगी। बेटा इस टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करोगे, सिंपल एलन फॉर्मूला। एलन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में क्या कहता है, अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, सिंपल इंटीग्रेशन के अंदर आप क्या लिखोगे, नीचे वाली टर्म एलन का फंक्शन बन जाती है। तो भाई देखो 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, नेगेटिव के x का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव का 1, यानी कि देखो ऊपर नेगेटिव का 1 होना चाहिए था, अभी ऊपर प्लस का 1 है, इसका मतलब अभी आप डायरेक्टली एलन शॉर्टकट को अप्लाई नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो नेगेटिव के साइन से आपने मल्टीप्लाई करवाया, नेगेटिव के साइन से डिवाइड करवाया, तो एक नेगेटिव वैल्यू को मैंने अंदर भेज दिया, सही है ना। और यहाँ पे देखो सिंपल तरीके से 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, सिंपल x आ जाएगा, 1 के ऊपर कभी भी इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही हो तो जिस वेरिएबल रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही थी वेरिएबल आ जाता है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करवाओ तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का नेगेटिव एज इट इज, नीचे वाली टर्म का चूंकि ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो चुका है, तो सिंपल तरीके से आप नीचे वाली टर्म को एज इट इज ln के साथ लिख दोगे, आगे नेगेटिव का x एज इट इज। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा, नेगेटिव का ln इंटू 1 माइनस का x, आगे माइनस का x और प्लस का c आप लगा दीजिए, जब कभी इंटीग्रेशन का सिंबल रिमूव हो जाता है तो आप सिंपल तरीके से क्या कर देते हो, प्लस के c के ऊपर उसको हमेशा लिख देते हो। इस तरीके से इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बेटा, सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब वेरी बेसिक, तो बेटा देखो ये सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हो सकता है किसी बच्चे के जहन में आ रहा हो सर आपने पावर फॉर्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल करा, तो भाई पावर फॉर्मूला हमेशा फेल हो जाता है अगर कभी भी डिवीजन के अंदर कंप्लीट टर्म की पावर 1 हो, तो जब नीचे से ऊपर लेके जाओगे पावर -1 हो जाएगी, इसलिए इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला फेल हो जाता है। तो हमें हमेशा क्या करते हैं, एलन शॉर्टकट को अप्लाई करते हैं, अगर तो नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा होगा तो आप एलन शॉर्टकट को अप्लाई करोगे, यानी कि नीचे वाले टर्म के ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट करवाओगे, उसके बाद एलन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करवाओगे, और फिर सिंपल तरीके से 1 की इंटीग्रेशन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, 1 की इंटीग्रेशन x के बराबर होगी। सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व। अच्छा बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स क्या होती है। भाई याद रखिएगा दुनिया के अंदर पैराबोला की एसेंट्रिसिटी बराबर होती है किसके, 1 के। आपके पास इलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होती है मेरा बेटा, ये हमेशा हमारे पास होती है 0 से बड़ी, मगर इट इज ऑलवेज लेसर देन 1। व्हाइल व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द हाइपरबोला, तो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। अच्छा कभी कभार सर्कल की एसेंट्रिसिटी भी पूछ ली जाती है, सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, स्ट्रेट लाइन की एसेंट्रिसिटी इंफिनिटी होती है। तो मैंने आपको एक साथ अलग एमसीक्यूज भी पढ़ा दिए। सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 0, स्ट्रेट लाइन की इंफिनिटी, पैराबोला की 1, इलिप्स की होती है ग्रेटर देन 0 लेसर देन 1, हाइपरबोला की होती है ग्रेटर देन 1। क्लियर है बेटा। अच्छा दूसरे क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर बड़ा मजे का क्वेश्चन लिख रहा है, मैं इसको शॉर्टकट में सॉल्व करवा देता हूं। एग्जामिनर कह रहा है 2 की पावर अंडर रूट n इक्वल टू के बाद 64। देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर बेसिस सेम होंगी तो पावर्स को आप इक्वेट करवा सकते हो, तो आपको बेसिकली इस n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो
तो देखो यहाँ पे 2 के ऊपर पावर में क्या आ रहा है, रूट एन, तो मैं 64 को भी 2 की पावर में ब्रेक करता हूँ। 2 की पावर 6 होता है 64, तो यानी कि आपके पास क्या आ गया, रूट 9 की वैल्यू आ गई 6 के बराबर। मैं इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी आप इक्वल टू के दूसरी तरफ अगर आप पावर को शिफ्ट करते हो तो पावर अपोजिट फॉर्म में जाती है। तो अभी देखो अंडर रूट का मतलब क्या है, एन की पावर हाफ है, तो अगर मैं इस पावर हाफ को दूसरी तरफ भेजूंगा तो स्क्वायर की फॉर्म में चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36। मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, आपको लगता है कि अभी स्क्वायरिंग बूस्टर करने पे सॉल्व कर सकते हो, उस पे सॉल्व कर लो, नॉट अ बिग डील। बट याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ है x की पावर 7 इक्वल टू के बाद आ रहा है 4। अगर कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो आप करते क्या हो, एक शॉर्टकट है, कभी भी अगर पावर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाती है तो हमेशा रेसिप्रोकल की फॉर्म पे जाती है, तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 की पावर में 1/7 के। लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ है z की पावर में 1/4 और इक्वल टू के इस तरफ मौजूद है 100। मुझे फॉर एग्जांपल z की वैल्यू चाहिए, तो याद रखिएगा कभी भी पावर को अगर इक्वल टू की दूसरी तरफ एज अ पावर भेजते हो तो हमेशा रेसिप्रोकेट फॉर्म में जाएगी, यानी कि उल्टा करके जाएगी। तो ये z की पावर क्या बन जाएगा, 100 की पावर में 4, अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया मेरे पास यहाँ पे रूट 9 आ रहा था, तो n का मतलब क्या है, रूट पावर का मतलब क्या है, आपका पावर क्या आ रही है, हाफ आ रही है, तो जब ये इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकेट क्या होगा, 2 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर बन गया 36 बन गया। नहीं तो अगर बेसिक वे में करना चाहते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड की फॉर्म में कर लो, बात एक ही है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इसमें सिंपल साइन 30 की वैल्यू पूछी हुई है, इसको मत देखिएगा, ये गलत हुआ है। देखो मैं सॉल्यूशन आपको खुद से बैठ के बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको सॉल्यूशन के ऊपर यकीन नहीं कर रहा होता, मैं आपको खुद से चीज एक एक चीज पढ़ के बता रहा हूँ। साइन 30 का आंसर क्या होता है, देखो साइन 30 का आंसर आपके पास होता है सिंपल 1/2 के या फिर 0.5 की, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। आपको आगे रेडियन में जाने की नीड नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप डिग्री से रेडियन में जाते हो। साइन 30 का जो आंसर आएगा ना बेटा, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, इससे आप रेडियन में नहीं आ सकते, जाहिर सी बात है ये गलत चीज लिखी हुई है। तो आप साइन 30 का आंसर क्या होगा, सिंपल 1/2 या फिर 0.5 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है टेंजेंट 3x का डेरिवेटिव, ओके। यानी कि देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, 3 इंटू टेंजेंट 3x का डेरिवेटिव। अब देखो डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है पहले आ जाएगी, और आप सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई कर दोगे टेंजेंट 3x के ऊपर। टेंजेंट का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर के बराबर, और जो भी टेंजेंट के साथ एंगल आ रहा है एज इट इज एंगल सेक स्क्वायर का बन जाएगा। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। आगे जाके एंगल का डेरिवेटिव लोगे, 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 के बराबर, तो ये बन जाएगा 3 3 जार स्क्वायर, यानी कि 3 का 9 बन गया ना, 3 3 जार किसके बराबर होता है, 9 के बराबर होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर बन गया। आगे क्या हो गया, सेक स्क्वायर इंटू 3x, तो पेपर में आंसर ये गिवन था एक ऑप्शन के अंदर 3 इंटू सेक 3x और बाहर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बात एक ही है। दोनों टर्म्स पे स्क्वायर आ रहा है, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, सिंपल तरीके से आपने बाहर एक ही दफा स्क्वायर लगा दिया। अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया आपके पास लिमिट्स आ रही हैं 4 की और 0 की, आपको फंक्शन गिवन है x का, और क्वेश्चन अप्लाई कर रहा है इंटीग्रेशन सिंपल x के ऊपर अप्लाई हो रही है, एग्जामिनर कह रहा है सॉल्व करके बताओ। अब देखो लिमिट्स का कोई भी क्वेश्चन है, इससे मुश्किल क्वेश्चन भी आ सकता है। भाई लिमिट्स के क्वेश्चन की लॉजिक क्या होती है, सिंपल वे में आप हमेशा एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि भाई आपने अभी लिमिट्स को इग्नोर कर देना है, सिंपल इंटीग्रेशन को अप्लाई करो x के ऊपर। x की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, x की इंटीग्रेशन होती है सिंपल, आप पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पावर में एक इजाफा ऊपर उसको एक बार नीचे लिखोगे, और फिर अपनी लिमिट्स का इस्तेमाल करोगे। लिमिट्स को अभी मैं ब्रैकेट के बाहर रखता हूं। पहला काम क्या करना होता है, सिंपल इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाना है। इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई, तो यहाँ पे देखो ये जो नीचे डिवीजन में 2 आ रहा है ना, इसको उठा के पहले लिख दो, और यहाँ पे सिंपल एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और आपकी जो लिमिट्स हैं ये 4 और 0 की एडिटिव आ गई, क्लियर है। अब देखो इंटीग्रेशन एक्स के ऊपर अप्लाई अप्लाई करा, आंसर आ गया। अब लिमिट्स को हमेशा आखिर में इस्तेमाल किया जाता है। अब लिमिट्स को इस्तेमाल करते कैसे, लिमिट्स को इस्तेमाल करने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा भैया अपर लिमिट क्या है 4 का स्क्वायर, और एक दफा इनपुट के अंदर अब लोअर लिमिट को डाल दोगे, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ गया 1/2 का 1/2। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 के बराबर, 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं होता, 2 8 दैट इज 16, तो आपका आंसर आ गया 8 के बराबर। रिमेंबर दिस थिंग, अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिट्स। लिमिट्स कैसे अप्लाई होती हैं, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाते हो, जब इंटीग्रेशन अप्लाई करवा देते हो उसके बाद लिमिट्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो, इट इज अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। अच्छा तो बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहे हैं, एमसीक्यूज में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताइए। देखो भाई साइन इनवर्स का डेरिवेटिव के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके आपको फंक्शन का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। तो भाई साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ ब्लैक क्वीन फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी बताइए ब्लैक क्वीन के आने की फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स।
अब देखो सबसे पहले तो आप देखो आपके पास कार्ड्स के केसेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं। बेटा कार्ड्स के केसेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होते हैं, 52 के बराबर, नॉर्मल सी बात है। तो यानी कि देखो आपके पास सिंपल तरीके से प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आ जाएंगे, 52 52 के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि टोटल कार्ड्स का सेट कितना होता है, डेक ऑफ कार्ड का सेट, यानी कि कार्ड्स में टोटल कितने नंबर ऑफ कार्ड एग्जिस्ट करते हैं डेक के अंदर, डब्बे के अंदर 52 एग्जिस्ट करते हैं। अब एग्जामिनर आपसे मांग क्या रहा है, एग्जामिनर कह रहा है ब्लैक क्वीन। देखो बेटा ये जो दुनिया के अंदर 52 पत्तों का कार्ड्स का डेक होता है ना, इस 52 पत्तों के कार्ड्स के डेक के अंदर इन टोटल 4 क्वींस होती हैं। इन टोटल कितनी क्वींस होती हैं, 4 के करीब, सही है ना। अब खास बात क्या होती है, इन 4 में से 2 क्वींस जो होती हैं वो रेड कलर के कार्ड्स की होती हैं, और 2 क्वींस जो होती हैं वो ब्लैक कलर कार्ड्स की क्वींस होती हैं। यानी कि आपके पास 52 पत्तों का जो डेक होता है, इस 52 पत्तों के डेक के अंदर आपके पास टोटल 4 क्वींस होती हैं। 2 क्वींस जो होती हैं बेटा ये रेड कलर की क्वींस होती हैं, 2 क्वींस ब्लैक कलर की होती हैं। तो एग्जामिनर चूंकि ब्लैक कलर क्वींस का आता है, तो 2 डिवाइडेड बाय 52 आपका आंसर होगा। फर्दर सिंपलीफाई करवा लोगे, क्या बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 2 आर 4 एंड 2 6 आर 12, तो 1 डिवाइडेड बाय 26 आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 26 विल बी योर करेक्ट आंसर। सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड करेज विद द फर्स्ट लेटर आर एंड एंड्स विद द ई। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने अगेन अपने बच्चों को सॉल्व करवाया हुआ है, मेरे शागिर्दों के लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एग्जामिनर कह रहा है कि यार तुम्हारे पास एक वर्ड आ रहा है करेज का, COURAGE। एग्जामिनर कहता है कितने ऐसे पर्टिकुलर वर्ड करेज को कितने नंबर ऑफ वेज में आप लिख सकते हो अगर तुम स्टार्ट करते हो लेटर आर से एंड करते हो ई से। देखो करेज में कितने लेटर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहे हैं। तो लेट सपोज मैं 7 डब्बे आपके सामने बनाता हूं, कि देखो मेरे पास ये 7 डब्बे आ रहे हैं। एग्जामिनर क्या कह रहा है, करेज के वर्ड को अरेंज करो, कितने नंबर ऑफ वेज में कर सकते हो अगर ये करेज का जो वर्ड है ये स्टार्ट हो कहां से, लेटर आर से स्टार्ट हो और एंड हो लेटर ई के ऊपर। यानी कि देखो टोटल आपके पास 7 लेटर्स की अरेंजमेंट बनती, मगर एग्जामिनर ने क्या बोला कि भाई पहला लेटर और आखिरी लेटर फिक्स कर रहा हूं आपको, यानी कि जो अरेंजमेंट करनी है बीच के लेटर्स की करनी है। देखो भाई टोटल वर्ड करेज के अंदर नंबर ऑफ लेटर्स कितने आ रहे थे, 7 आ रहे थे। आप तमाम लोग इस बात को मानोगे, तमाम लोग इस बात को तस्लीम करोगे, भाई टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने आ रहे हैं इस वर्ड करेज के अंदर, 7 आ रहे हैं। मगर एग्जामिनर ने आपको कहा कि भाई पहला जो आपने जो भी वर्ड अरेंज करने हैं ना, इस तरीके से करने हैं कि भाई जो भी वर्ड आप फॉर्म करो उसके स्टार्टिंग में आर हो एंड में ई हो। यानी कि उसने स्टार्ट और एंड को फिक्स कर दिया, एग्जामिनर ने स्टार्ट और एंड को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि लाजिम है कि स्टार्टिंग लेटर आर हो एंडिंग ई हो, यानी कि इन दोनों को फिक्स कर दिया। रिमेनिंग कितने अल्फाबेट्स बचे, 5 बचे, तो 5 फैक्टोरियल ले लोगे, आंसर आ जाएगा 120 के बराबर। ये सिंपल आंसर होगा, क्योंकि देखो पहले लेटर को पहली पोजीशन पे फिक्स कर दिया, दूसरे लेटर को दूसरी पोजीशन पे फिक्स कर दिया। सिंपल तरीके से बीच के लेटर के ऊपर जब आप उसका बीच के लेटर्स की अरेंजमेंट करोगे 5 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कहता है, इफ ए इज इक्वल टू एक सेट गिवन और आगे कह रहा है नंबर ऑफ सबसेट बताइए। बेटा दुनिया के अंदर कभी भी आपको किसी भी सेट के अगर सबसेट निकालने होते हैं उसका तरीकेकार क्या होता है, 2 की पावर n। 2 की पावर n के ऊपर आपको दुनिया के अंदर हर क्वेश्चन के तमाम सबसेट्स की वैल्यूज पता चल जाएगी, टोटल कितने सबसेट्स होंगे। अब देखो आपको सेट ए गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेट ए गिवन है और सेट ए की 4 वैल्यूज गिवन है। एक गिवन है 1,2,3,4, यानी कि इन टोटल 4 वैल्यूज आ रही हैं इस पर्टिकुलर सेट के अंदर। तो अगर मुझे नंबर ऑफ सबसेट चेक करने हैं तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 बराबर होता है 16 के, और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ पे मैसेज करके भी दिखाया हुआ है कि भी कैसे 16 सेट्स बन रहे होंगे। एक नल सेट होगा, फिर 1 2 3 4, फिर 1,2 1,3 1,4 एंड सो ऑन, है ना। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बिट लॉजिकल क्वेश्चन है। एग्जामिनर कहता है, इफ टू टेंजेंट्स आर ऑन द सर्कल दे विल नेवर इंटरसेक्ट विद। बिल्कुल इंटरसेक्ट कर सकता है यार, देखो सिंपल सी बात है ना, अगर दुनिया के अंदर कोई भी आपके पास सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या कोई कंडीशन होती है जहां पे टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं, तो यस इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कभी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेंजेंट ये आ गया, मेरे पास एक टेंजेंट ये आ गया, तो ऑब्वियसली कभी ना कभी आपस के अंदर बिल्कुल इंटरसेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल सी चीज है ये तो, कि टेंजेंट्स कैन इंटरसेक्ट। और टेंजेंट्स की इंटरसेक्शन के ऊपर आपको हमेशा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मिलता है, इसको याद रखिएगा हमेशा। खैर आपके लेवल पे कभी ये चीज पूछी नहीं जाएगी, नस साइड पे यूटी साइड पे आ जाती है कि दुनिया में कभी भी दो पर्टिकुलर अगर टेंजेंट्स एक सर्कल के ऊपर मीट करते हैं तो जो ट्राइंगल आपको फॉर्म होता है ना, ये ट्राइंगल जो यहाँ पे फॉर्म होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ट्राइंगल। एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, यू नीड टू कंसीडर थिंग। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर
आप किस सूरत के अंदर आपके पास जो टेंजेंट्स होते हैं कभी मीट नहीं कर सकते? दुनिया के अंदर सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स कभी भी मीट नहीं करेंगे, और वो कंडीशन क्या है कि देखो, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि बेटा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है कि भाई मेरे पास एक ऐसे टेंजेंट्स आ रहे हैं जो कि पैरेलल हो, जो कि एग्जैक्टली पैरेलल हो, तो ऑब्वियसली जो पैरेलल टेंजेंट होगा वो तो कभी मीट नहीं करेगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि देखो, अगर मेरे पास सर्कल के ऊपर जो दो टेंजेंट एग्जिस्ट करते हो पैरेलल है, तो उस सूरत के अंदर कभी भी मीट नहीं करेंगे। तो आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पेपर में क्या आया था, मगर वहां पे लिखा हुआ ये था कि यार टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था सर, तो मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए, दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इफ ए इज अ वेक्टर एंड अनदर वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन इज शोन एज। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ए एक वेक्टर है, ए क्या है, एक वेक्टर है, एंड अनदर वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, कहते हैं सेम मैग्नीट्यूड का अगर एक और दुनिया में वेक्टर हो मगर अपोजिट डायरेक्शन को, तो अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव ऑफ ए आप उसको रिप्रेजेंट करवा देते हो। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई ए आपके पास लेट सपोज पॉजिटिव का डायरेक्टर है और ये अपोजिट डायरेक्शन का डायरेक्टर है, तो इस तरीके से शो अप हो जाता है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कह रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। अगेन देखो, ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, ऑलरेडी क्लास के स्टार्ट में ही बताया बेटा, ये बराबर होगा साइन अल्फा कॉस बीटा। प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस के ऊपर ओपन होगा, आगे आ जाएगा सिंपल कॉस अल्फा का कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा का साइन बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द सेवेंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3, 7, 11, 13, यानी कि एग्जामिनर ने आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है 3, 7, 11, 13, इसकी सेवेंथ टर्म को फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, 3 के बराबर है, डिफरेंस क्या होगा, 7 में से अगर आप 3 को माइनस करोगे 4 का आएगा, 11 में से अगर मैं 7 को माइनस करता हूँ तब भी 4 का आएगा, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सिमिलर है। तो मुझे अगर T7 की वैल्यू निकालनी है तो बेटा T7 को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, T7 बराबर होगा किसके, A प्लस के 6, D के बराबर होगा, A की वैल्यू आ रही है 3 के बराबर, 6 का साइन एट इज कॉमन डिफरेंस 4 का है, 3 का 3 एट इज 6, 4 जार इज 24, तो 24 प्लस का 3 क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल 25, 26, 27, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27 का। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे बड़ी मजे की बात कर रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि यार आपके पास अगर एक बाइनोमियल टर्म आ रही है, तो एग्जामिनर कह रहा है बताइए नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी। देखो, इसका शॉर्टकट मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स इन ए एक्स प्लस बी होल पावर 7। भाई इसका शॉर्टकट क्या होता है, कभी भी अगर आपको ये बताना हो ना कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलेंगी जब आप इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करवाओगे, तो हमेशा याद रखिएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स किसके बराबर होती है, जो भी पावर होती है उसमें एक इजाफा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑलवेज इक्वल टू पावर प्लस का 1। तो अगर पावर 7 आ रही है तो 7 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, 8 टर्म्स। यानी कि जब आप इस क्वेश्चन के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करवाओगे तो इन एक्चुअल आपको 8 टर्म्स मिलेंगे। तो एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर सकते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को मार्क कर लो। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल वही एनईटी वाले, मेहरान वाले लेवल के आ रहे हैं कि एक जैसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अगर आपने मुझसे तैयारी करी हुई है तो आई बिलीव कि यार वो बहुत इजी क्वेश्चन मुझे तो लग रहे हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन हमें बड़े डिफिकल्ट है, जैसे एक ये क्वेश्चन आया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भैया अगर तुम्हारी लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, और आगे ब्रैकेट में कहता है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का x होल पावर के अंदर आपको अगेन x गिवन है, कहते हैं सॉल्व करके बताओ। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक लॉजिक का आइडिया होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपके पास लिमिट्स के अंदर एक फॉर्मूला होता है कि कभी भी तुम्हारी लिमिट बेटा अगर इन्फिनिटी के ऊपर अप्रोच कर रही है, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय n होल पावर के अंदर सेकंड टर्म का रेसिप्रोकेटेड वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो, सेकंड टर्म की रेसिप्रोकेटेड वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो, या फिर आसान भाषा में सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर अगर बाहर पावर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होता है, सिंपल तरीके से e के बराबर होता है। यानी कि देखो, लिमिट्स के अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिमिट्स का ये फॉर्मूला है, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि भाई लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय n, अगर सेकंड टर्म बाहर क्या हो, रेसिप्रोकेटेड फॉर्म में पावर में एग्जिस्ट कर रही हो, तो आपके पास डायरेक्टली आंसर क्या होता है, e के बराबर होता है। अब यहां पे देखो, एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी बना के दी है, कंफ्यूजिंग किया हुआ है कि देखो, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि तुम्हारी लिमिट जो है ना x की अप्रोच कर रही है इंफिनिटी के ऊपर, आगे कहता है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का x होल पावर में x। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक करवा दो, या फिर उससे भी आसान तरीका पता है क्या है कि पहले आप क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जगहों को चेंज कर दो। यार देखो, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर मैं नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर शिफ्ट करूं, ऊपर वाली टर्म को ऊपर से नीचे शिफ्ट करूं, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ना, आप दोनों टर्म्स को ऊपर नीचे हिला रहे हो तो होल पावर में साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यानी कि मैंने दोनों टर्म्स की, मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, तो पावर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाता है। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आप नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर भेज दो, ऊपर वाली टर्म को ऊपर से नीचे भेज दो, यानी कि कंप्लीट टर्म के साइन अगर आप ऊपर नीचे से शिफ्ट कर दो, तो आपके पास जो होल पावर होती है उसके साइन में नेगेटिव का 1 आ जाता है। तो बाहर पहले से एक्स मौजूद, तो क्या बन गया, नेगेटिव का एक्स बन गया। अब मैं सिंपल
तरीके से यहाँ पे क्या करता हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एट इज का एट इज। अब मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक करता हूँ। जब एलसीएम को ब्रेक करूंगा तो बेटा 1/x और प्लस का x/x बन जाएगा, ऊपर पावर में नेगेटिव का x, एट इज का एट इज। अब इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार देखो ये क्या बन गया, ये बन गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x/x का मतलब होता है 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस का 1/x होल पावर में नेगेटिव का x, एट इज का एट इज। अब देखो मेरे प्यारे बेटे, अब फाइनली आपको एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे? कि भैया देखो यहाँ पे ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहां पर हो गया मेरे पास 1 प्लस का 1/x है ना, ये 1 प्लस का x बन रहा है। अब देखो बाहर पावर में क्या है, नेगेटिव का x है, तो मैं x को एज इट इज रहने देता हूं, और ये जो पावर आ रही है ना -1 उसको बाहर शिफ्ट कर देता हूं। हमें ये बात मालूम है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई। लेट सपोज 2 की पावर में अगर 6 लिखा हुआ है ना, तो आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 2, क्योंकि पावर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। नेगेटिव का x लिखा हुआ है तो आपने x को अंदर रहने दिया और नेगेटिव के 1 को बाहर निकाल दिया। अब फाइनली जब आप लिमिट को अप्लाई करवाओगे, लिमिट इस टर्म के ऊपर अप्लाई होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा e के बराबर, क्योंकि देखो आपके पास फर्स्ट टर्म 1 आ रही है, सेकंड टर्म के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है उसकी रेसिप्रोकेटेड वैल्यू बाहर एग्जिस्ट कर रही है जब पावर, तो आपके पास सिंपल यहाँ पे e आ गया। लिमिट को अप्लाई करवाओगे, लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, e आ गया भाई, नेगेटिव का 1, एडिटिव का एडिटिव, तो आंसर क्या होगा, e की पावर -1। ये इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो e की पावर -1 का मतलब ये कि अगर आप उसको ऊपर से नीचे भेज दो, नीचे जाके पावर में साइन क्या हो जाएगा, +1 पे कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा समझ लो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई आपको ओरिजिनली ये क्वेश्चन गिवन था पेपर के अंदर, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम को ब्रेक करना है, या फिर उससे भी पहले आप एक आसान काम ये कर सकते हो कि देखो आपने यहाँ पे आपने ऊपर वाले टर्म को ऊपर से नीचे भेज दिया, नीचे वाले टर्म को नीचे से ऊपर भेज दिया, फिर एलसीएम को ब्रेक करवाया, उसके बाद सिंपल तरीके से आपने क्या करना है मेरे प्यारे बेटे, लिमिट्स को अप्लाई करवाना और आपका क्वेश्चन विद इन सेकंड्स के ऊपर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा तो बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहा है कि भैया इंटीग्रेशन, आपको लिमिट्स गिवन है पाई और जीरो की, आगे कहता है कि भैया साइन एक्स के ऊपर अप्लाई करवाओ। अगेन अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बेटे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला होता है नेगेटिव का कॉस। साइन का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है, नेगेटिव का कॉस एक्स। और देखो ये जो लिमिट्स आ रही है ना बाहर ब्रैकेट के लिख दी जाएंगी, पाई और जीरो। अब फाइनली जब आप लिमिट्स को अप्लाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, देखो लिमिट्स अप्लाई कैसे होती हैं आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। ये नेगेटिव साइन आपको कंफ्यूज कर रहा है, बाहर लिख दो और फिर लिमिट्स को बेशक अप्लाई करवा दो। कि देखो आपने क्या करा, सिंपल इंटीग्रेशन का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करवाया। इंटीग्रेशन का साइन के लिए फॉर्मूला होता है नेगेटिव का कॉस, नेगेटिव की वैल्यू को मैंने ब्रैकेट के बाहर शिफ्ट कर दिया और लिमिट्स अभी अप्लाई नहीं करवाए, अब लिमिट्स को अप्लाई करवाऊंगा। कि देखो नेगेटिव का नेगेटिव एज इट इज, लिमिट्स कैसे अप्लाई होती है, एक दफा आप अपर लिमिट डालते हो, फिर माइनस का साइन फॉर्मूले का, एक दफा आप लोअर लिमिट डालते हो। देखो कॉस 180, हमेशा याद रखिएगा कॉस एक्स एक्सिस के ऊपर आपको कैसी वैल्यू देता है बेटा, कॉस एक्स एक्सिस के ऊपर आपको हमेशा 1 और -1 की वैल्यू देता है। तो cos 180 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट यार, cos 180 की वैल्यू किसके बराबर होगी, -1 के। नेगेटिव का साइन और cos 0 की वैल्यू क्या होगी, ये होता है प्लस का 1। तो नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2 बन जाएगा, और नेगेटिव का 2 जब नेगेटिव से साइन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 बन जाएगा। आपका आंसर आ गया। अ वेरी बेसिक टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, सिंपल तरीके से आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। एग्जामिनर कहते हैं मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द एक्सप्रेशन a प्लस बी होल पावर 22। यानी कि देखो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है a प्लस बी की पावर 22, इसकी मिडिल टर्म बताइए क्या होगी। अब देखो आपको चूंकि टर्म तो डायरेक्टली नहीं बताई हुई ना, आपको सिंपल एग्जामिनर ने क्या कहा है, मिडिल टर्म का आंसर बताओ। अब देखो मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो तमाम बच्चे जिन्होंने मुझसे मैथ्स पढ़ी होगी, मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाई हुई है। मिडिल टर्म की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले आर निकालना पड़ेगा, और आर निकालने का शॉर्टकट क्या है, आर इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू। जो भी पावर आ रही है उसको डायरेक्टली टू पे डिवाइड करवा दो। आपके पास पावर क्या है 22, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 डिवाइडेड बाई टू। तो ये हो जाएगा 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 11 के बराबर। तो आपको मिडिल टर्म कितने पे मिलेगी, आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर, ए की पावर के अंदर एन माइनस का आर, बी की पावर के अंदर आर। तो सिंपल तरीके से देखो बेटा n क्या है आपके पास, इसका मतलब n आपके पास 22 है, r की वैल्यू 11 आ गई, a और b एडिटिव रहेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये सिंपलीफाई करके बता देता हूं। टी आर प्लस वन का मतलब क्या है बेटा, टी आर प्लस वन, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास r की वैल्यू 11 है, 11 प्लस का 1, ये बन जाएगा t12। n की वैल्यू क्या है 22 कॉम्बिनेशन r यानी कि 11, a की पावर के अंदर
22 माइनस का 11 और b की पावर में 11। अच्छा बेटा, अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे। फर्दर सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है। T12 इज इक्वल टू जो भी 22 कॉम्बिनेशन 11 का आंसर आएगा उसको रखोगे, a की पावर में 22 में से 11 जाएंगे, 11 बचेगा, b की पावर 11, इट इज का इट इज। तो एग्जामिनर ने देखो मांगा हुआ क्या है, एग्जामिनर ने मांगा हुआ सिंपल मिडिल टर्म नंबर पूछा हुआ है। तो मिडिल टर्म नंबर का मतलब क्या है कि भाई किस टर्म के ऊपर, किस टर्म नंबर के ऊपर जाके मिडिल टर्म फॉर्म होगी। तो जाहिर सी बात है, तो हमने पहले निकाल लिया था कि भाई r की वैल्यू 11 आई है, तो 11 प्लस का 1 यानी कि T12, यानी कि T12 के ऊपर जाके मुझे मिडिल टर्म अचीव हो रही है। तो मेरी शॉर्टकट देखो, मैं आपको शॉर्टकट पे सिखा रहा होता हूँ, इसके सॉल्यूशन को फॉलो करने की नीड नहीं है। जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई मेरा सॉल्यूशन आपको शॉर्टकट सॉल्यूशन होता है कि देखो यहाँ पे सिंपल तरीके, इसका मतलब क्या है, T12 के ऊपर जाके आपको मिडिल टर्म मिल रही होगी। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भैया देखो, अगर आपके पास fx की वैल्यू क्या है, अगर आपके पास fx की वैल्यू आ रही है x प्लस का 3, आगे एग्जामिनर कहता है कि अगर तुम्हारे पास gx की वैल्यू आ रही है x प्लस का 1, तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ FOG। अगर आगे कहता है कि तुम्हारे पास FOG के अंदर मैं 2 डाल दूं तब आंसर बताओ क्या होगा। ये आपको ओरिजिनली क्वेश्चन गिवन है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी आई वुड से लॉजिकल कॉन्सेप्ट। अगर आपने मुझसे पढ़ा हुआ तो बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई FOG का मतलब क्या होता है। देखो, जो जिसके पेट में होता है ना वो उसके पेट में जाता है। एक सिंपल सी आपको एक बड़ी शॉर्टकट सिखाऊंगा कि एफओजी का मतलब क्या है कि देखो, जी एफ के पेट में जाएगा। एफओजी का मतलब क्या है कि जी कहां पे जाएगा बेटा, एफ के पेट में जाएगा। तो अब देखो, जी का जो फंक्शन है ना, इसको उठा के आप एफ के फंक्शन में प्लॉट करोगे, जी की वैल्यू को आप एफ के फंक्शन में प्लॉट करोगे, तो क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको जहां जहां एफ के अंदर इनपुट आ रहा है वहां जी की वैल्यू डालूंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से एफ का एफ एज इट इज, और मेरे पास यहां पर आ जाएगा मेरे प्यारे बेटे एक्स प्लस का 1, और आगे हो जाएगा सिंपल तरीके से एक्स प्लस का 1 प्लस का 3। तो अब देखो, आपके पास सिंपल तरीके से एफ ओ जी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये आ गया एक्स प्लस का 4। क्या आ गया बच्चा, एक्स प्लस का 4 आ गया। अब देखो, ये मेरे पास एफ ओ जी की वैल्यू आ गई। एग्जामिनर ने क्या मांगा हुआ था, एफ ओ जी इंटू 2। अच्छा, अक्सर बच्चे जो एक ब्लंडर मारते हैं ना यहाँ पे, कंपोजिट फंक्शंस के अंदर, लिमिट्स के अंदर या डेरिवेटिव के अंदर, गलती क्या करते हैं अक्सर बच्चे जो है ना, पहले उठा के इनपुट की वैल्यू को हमेशा प्लॉट कर देते हैं। ये मैंने बहुत गलती देखी है मुख्तलिफ बच्चों के अंदर। वो नॉर्मली डोमेन अपनी पहले डाल देते हैं और बाद में बैठ के सिंप्लीफाई करवाते हैं। इधर वो, मैं लिमिट्स की बात करूं इंटीग्रेशन के अंदर, या फिर मैं बात करूं सिंपल लिमिट्स की, या बात करूं सिंपल डेरिवेटिव के अंदर, या फिर फंक्शंस के अंदर, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स की। तो भाई ये जो कभी भी आपको जो वैल्यू गिवन होती है, उसको कभी भी पहले डालना नहीं होता, इसको हमेशा इग्नोर करना होता है। पहले आप सिंपल अपने फंक्शन की वैल्यू निकालिए, उसके बाद इस वैल्यू को डालिए। तो अब देखो, आपने एफओजी का आंसर निकाल लिया, तो अब एफओजी में इनपुट दो 2 का, तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां 2 डाल दो, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से आपके पास जहां जहां एक्स आ रहा है तो इट शुड बिकम, आपके पास एक्स की जगह पे 2 आ जाएगा तो 2 प्लस का 1, और यहाँ पे भी एक्स की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 प्लस का 4, 4 प्लस का 2 बराबर होता है मेरे पास 6 के। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सिंपली 6 के बराबर आ जाएगा। देखो अभी सॉल्व हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझा देता हूं। लेट सपोज ये क्वेश्चन पेपर में आता है, एग्जामिनर कहता है तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है 1 7 x एंड नेगेटिव x। कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस के अंदर बराबर आ जाए तो बताइए भैया x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, दुनिया में किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि भाई किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज आपने लेना होता है तो उसकी रॉस को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हो। ये 1 और 7 जो आपके पास पहली रो आ रही है, इसको मैंने एज अ कॉलम लिख दिया। ये जो आपके पास सेकंड रो आ रही है, आपने इसको एज अ कॉलम ट्रीट कर दिया। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है, इन दोनों को कंपेयर करवाओ, कंपेयर करवाने का बताइए एक्स की वैल्यू को, क्योंकि देखो लफ्ज क्या लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए की पावर टी, यानी कि भैया दोनों मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर आ जाएं तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। यानी कि एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि भाई मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर है, तो अब बताइए एक्स की वैल्यूज क्या होंगी। तो यानी कि देखो, मेरे पास जो पहला मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 7 एक्स और नेगेटिव एक्स, और दूसरा जो मैट्रिक्स आ रहा है ये आ रहा है 1 x 7 और नेगेटिव एक्स। तो भैया अगर मैं इनको आपस में बराबर करूं, मुझे क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। दुनिया के अंदर याद रखिएगा, मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, कभी भी दुनिया के अंदर अगर इक्वल टू के आमने सामने दो मैट्रिक्स आ जाए तो इनकी एडजेसेंट एलिमेंट भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखो, 1 के सामने जो एलिमेंट आ रहा है उसके बराबर होगा, 7 के सामने क्या आ रहा है, एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू 7 है, एक्स की वैल्यू के सामने एक्स की वैल्यू आ रही है 7 है, नेगेटिव एक्स है, नेगेटिव एक्स आ रहा है, दोनों बराबर होंगे। यानी कि मैट्रिक्स के अंदर इक्वल टू के आमने सामने अगर दो मैट्रिक्स आ जाएं तो एक दूसरे के आमने सामने वाली एलिमेंट, आने वाले एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो प्यारे बेटे देखो, एक्स की वैल्यू के सामने क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो एक्स इसका मतलब बराबर है किसके, 7 के। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया आपका, ये सॉल्व हो गया। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन और जो इसी पर्टिकुलर पेपर के अंदर पूछा गया था, मेरान के लास्ट ईयर के अंदर सबसेट रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आए हुए थे, उसमें से एक क्वेश्चन ये था
every set every set has at least dash subset, every set has dash number of subsets at least के अंदर, यानी कि every set has at least dash subsets। तो याद रखिएगा, दुनिया के अंदर हर सेट का कम से कम एक सबसेट लाजमी होता है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं दुनिया के अंदर कोई भी सेट एग्जिस्ट कर रहा है ना, यानी कि लेट सपोज टू के तो फिर भी दो होंगे, उसके पीछे रीजन क्या है कि भैया एक टू इटसेल्फ होगा और एक नल सेट होगा। तो हर सेट के दुनिया के अंदर कम से कम एक सबसेट तो लाजमी होता है। लेट सपोज कोई नल सेट भी है ना, उसके बाद एटलीस्ट उसका नल सेट तो सबसेट होगा, क्योंकि देखो हर सेट अपना सबसेट लाजमी होता है। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। बाय द वे एमसीक्यूज भी है कि भाई दुनिया के अंदर जो हर सेट होता है ना, वो अपना ही सबसेट लाजमी तौर पे होता है। एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एवरी सेट इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सिमिलरली जो नल सेट होता है वो सबसेट है हर सेट का, नल सेट जो होता है वो सबसेट है हर सेट का। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हर सेट का दुनिया के अंदर एक सबसेट तो लाजमी होता है। तो ये तीन एमसीक्यूज आपको मालूम होने चाहिए। पहले नंबर के ऊपर एवरी सेट हैज एटलीस्ट वन सबसेट, दूसरे नंबर के ऊपर एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तीसरे नंबर के ऊपर नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये तीन एमसीक्यूज आपको लाजमी तौर पे मालूम होने चाहिए। अच्छा भाई, ये दो क्वेश्चंस को मार्क कर लो। ये दो क्वेश्चन मैंने अपने रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के नंबर सिस्टम के टॉपिक में भी पढ़ाए थे। मेरे प्यारे बेटे, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी दुनिया के अंदर कंसेक्यूटिव पावर्स अगर आयोटा के ऊपर ऐड हो रही हो, सम हो रही हो, व्हेनेवर द कंसेक्यूटिव पावर्स आर एडिंग इन दी आयोटा, तो इसका टोटल का कंबाइन का आंसर डायरेक्टली क्या होता है? जीरो के बराबर होता है। दुनिया के अंदर कभी भी आयोटा के ऊपर अगर कंसेक्यूटिव पावर्स आ रही है और वापस के अंदर टर्म्स ऐड हो रही है, डायरेक्टली आंसर क्या होगा? जीरो के बराबर। ये एक शॉर्टकट होता है। सिमिलरली देखो, आयोटा की पावर 23, आयोटा की पावर 24, आयोटा की पावर 25, आयोटा की 26, भाई पेपर में इतना टाइम थोड़ी होगा कि बैठ के मल्टीप्लाई करवाओगे। अगर पेपर में बैठ के मल्टीप्लाई करवा रहे हो ऐसे क्वेश्चन को, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ टाइम जाया कर रहे हो। इसकी शॉर्टकट है कि दुनिया के अंदर कभी भी अगर आयोटा की कंसेक्यूटिव पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, दुनिया के अंदर कभी भी अगर आयोटा की कंसेक्यूटिव पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर -1 होता है। रिमेंबर दिस थिंग, अगर दुनिया के अंदर आयोटा की कभी भी कंसेक्यूटिव पावर्स ऐड हो रही है, तो यानी कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव पावर ऑफ द आयोटा इज ऑलवेज जीरो, while on the other end product of the consecutive power of iota is always -1। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने जहन में रखिएगा। और इसी के साथ बेटा, ये हमारा जो पास पेपर्स के ऊपर लेक्चर नंबर 1 था, ये अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचता है। इस लेक्चर को बहुत डिटेल में समझिएगा, इसकी एक एक चीज बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, बेतहाशा कॉन्सेप्ट की हामिल है। मैंने आई होप कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करा। तो भाई 2023 के जितने पेपर्स अवेलेबल थे, मैंने उनके तमाम मैथ्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करवाया। अगेन आई वुड से जस्ट वन थिंग, कि बेटा अगर आपने मेरे ईकेट के लेक्चर्स को लिया हुआ है, या अगर आप मेरे बैच में एग्जिस्ट करते हो, सिंस आई हैव ऑलवेज द लार्जेस्ट स्टूडेंट्स अवेलेबल, जो कि मेरे लिए मेहरान की तैयारी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेहरान में पोजीशन लेकर आते हैं। फ्रॉम द लास्ट 4 इयर्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर द हाईएस्ट पोजीशन इन द मेहरान यूनिवर्सिटी। तो भैया कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये कि बेटा अगर आप मेहरान की तैयारी कर रहे हो, और आपको मैं गारंटी देता हूँ यार, आप पोजीशन ले लो कि मेहरान में अगर आपने मेरे पैटर्न को फॉलो कर लिया, पास पेपर तो जैसे चेरी ऑन दी टॉप होता है, ये एक एक्स्ट्रा चीज होती है, एक एक्स्ट्रा माइल कवरेज होती है। अदरवाइज मैंने क्लास के अंदर जो आपको कॉन्सेप्ट दिए हुए होते हैं, वो नस्ट लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, आप वो आराम से आप पेपर के अंदर, मुझे तो एटलीस्ट पेपर के क्वेश्चन बहुत ही ईजी लग गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपने मुझसे तालीम हासिल करी है तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में बस बेटा आपसे एक बात करूंगा, इतनी मेहनत मैंने करी है ईद के दिन बैठ के, तो ऑब्वियसली चैनल को लाजमी तौर के ऊपर शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, उनको दोस्तों को बताएं कि सर हाशिम ने फ्री के अंदर पास पेपर्स कंप्लीटली सॉल्व करवाए हैं। इन तमाम के तमाम पेपर्स को लाजमी तौर पर सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। लेक्चर का लिंक अपने फेसबुक के, कॉलेज के, कोचिंग के तमाम ग्रुप्स के अंदर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज डू इट हैपन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली दैट मैटर्स अ लॉट फॉर मी। बिकॉज जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आपसे मैं कोई रिवॉर्ड तो ले नहीं रहा, आपसे कोई मैं पैसे तो ले नहीं रहा, तो एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए वो चीज बड़ी मैटर करती है। तो रिमेंबर दिस थिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इट रियली हेल्प्स अ लॉट इन मेनी फैक्टर्स। सो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे, उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।